एक लड़की की आवाज, तेज और बेचैन। योशिटो पीछे हटो, ये ओपोनेंट्स तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर हैं। ब्लॉन्ड लड़की अचानक ये कहती है, जिससे हमारा लड़का चौंक जाता है। यूरी उसे अपने पीछे खींच लेती है, वही बात कहते हुए, ये उसके जैसे किसी के लिए बहुत ज्यादा है। टीम लड़ाई में कूद जाती है जबकि प्रोटेगनिस्ट बस वहीं खड़ा रहता है। सब सच में सोचते हैं कि वो बस डेड वेट है। हर दिशा से लिजर्ड मैन करीब आ रहे हैं। लड़कियां उसे कवर कर रही हैं। तभी शील्ड वाला बड़ा लड़का सीधा हिट खाता है और पीछे गिरता है, लेकिन वो एक ट्रैप पर गिरता है जो योशिटो के नीचे की फ्लोर तोड़ देता है। वो चिल्लाता है, लेकिन गिरते हुए उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। तभी अचानक वो अपना बॉडी शिफ्ट करता है। रैगडॉल की तरह गिरने के बजाय वो कंट्रोल लेता है और नीचे के चेंबर में और तेज डाइव करता है। नीचे उसके लिए एक नया खतरा इंतजार कर रहा है। एक लिजर्ड मैन नहीं, कई लिजर्ड कमांडर्स हर कॉरिडोर से निकलते हैं, उसे घेर लेते हैं। ये ऊपर वाले कमजोर नहीं हैं, ये वही हैं जिन्होंने उसके टीममेट्स को सच में परेशानी दी थी। ये क्रीचर्स उसे शिकार की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है ये आसान है। योशिटो धीरे से खड़ा होता है, अपनी सोर्ड पकड़ता है। उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है, उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो क्रीचर से कहता है कि उन्हें उसे यहाँ लाने का पछतावा होगा। एक झटके में वो उन पर टूट पड़ता है और कहता है, रेडी हो जाओ। डंजन एक ब्रूटल फाइट में बदल जाता है। बेचारे लिजर्ड ब्रोस के सिर उड़ रहे हैं, बॉडीज गिर रही हैं। जो भागने की कोशिश करते हैं वो 1 सेकंड में पकड़े जाते हैं। वो एक के बाद एक सबको खत्म कर देता है। उसके सामने पूरी आर्मी है, लेकिन उसे पता है कि ऊपर फ्लोर्स पर वो लड़कियां खतरे में हैं। अब जब वो वहां नहीं है, उसे जल्दी करनी है। फाइनल स्विंग। आखिरी लिजर्ड मैन डर के मारे पीछे हटता है, दिखता है चौथे फ्लोर पर वापस जाने का रास्ता। वो उसमें से गुजरता है। वो चौथे फ्लोर पर वापस कदम रखता है, थका हुआ लेकिन बिना चोट के। यूरी उसे देखती है और उसका नाम चिल्लाती है। दौड़कर आती है, उसके हर हिस्से को चेक करती है कि कहीं चोट तो नहीं। वो प्रैक्टिकली खुद को संभाल नहीं पा रही। वो इतनी खुश है कि उसके जैसा वीकलिंग वहां अकेले नहीं मरा। माना थोड़ा संभल कर आती है, सीधे पूछती है, क्या तुम पर मॉन्स्टर्स ने हमला किया? पॉज। योशिटो शांत मुस्कान देता है, नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो पीछे पूरी तरह बर्बाद लिजर्ड कमांडर से भरा गड्ढा छोड़कर आया है, लेकिन वो इसे अपने पास ही रखता है ताकि वो लोग चिंता न करें। माना उसे बताती है कि नोइशी घबरा गया था, उसे लगा योशिटो मर गया और वो अपनी टीम के साथ बॉस रूम की ओर भाग गया। योशिटो हैरान नहीं होता। वो दोनों लड़कियों को उसके लिए चिंता करने के लिए धन्यवाद देता है। वो एक दूसरे को देखती हैं, थोड़ा चौंकती हैं और मुस्कुरा देती हैं। अब चलो जल्दी करते हैं, हमें नोइशी तक पहुंचना है। लेकिन अचानक एक बचा हुआ लिजर्ड मैन अपनी सोर्ड उठाए पीछे से यूरी पर झपटता है। योशिटो की आंखें फैल जाती हैं। वो उसका नाम चिल्लाता है। यूरी उलझन में मुड़ती है जैसे ही ब्लेड नीचे आता है। माना रिएक्ट करने लगती है, लेकिन योशिटो इतनी तेज आगे बढ़ता है कि उसके पैरों के नीचे पत्थर की फ्लोर टूट जाती है। वो पहले पहुंचता है, अटैक को रोकता है और एक ही वार में क्रीचर को पीछे फेंक देता है। वो उड़ जाता है। सन्नाटा। माना घूरती रह जाती है। वो स्पीड नॉर्मल नहीं थी। यूरी अभी भी कांप रही है। धीरे से उसे धन्यवाद देती है। योशिटो शर्मिंदा, मुश्किल से कुछ बोल पाता है। माना को ये ऑकवर्ड मोमेंट मजेदार लगता है, लेकिन फिर पूछती है, तुमने इतनी तेजी से रिएक्ट कैसे किया? वो मुस्कुराता है, लगता है तुम्हें आखिर पता चल गया कि मैं पूरी तरह यूजलेस नहीं हूँ। फिर उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। अब से मैं डेड वेट नहीं हूँ। वो 5वें फ्लोर पर पहुंचते हैं। मिड बॉस रूम का दरवाजा उनके सामने खड़ा है। माना समझाती है, कुल 10 फ्लोर्स हैं, ये रूम बीच का है। वो और यूरी इसे पहले ढूंढ चुकी थीं, लेकिन नोइशी की टीम ने इसे उनसे ले लिया। योशिटो अंदर कदम रखता है। लाल फ्लेम्स और एक आदमी हवा में उड़ता हुआ दीवार से टकराता है। नोगिशी की टीम का एक मेंबर टकराते ही गिर जाता है। ऑर्क लॉर्ड बीच में खड़ा है। नोइशी अभी भी खड़ा है, घमंडी लेकिन गिरने वाला है। वो योशिटो से कहता है कि बीच में मत आओ। अपने एजिस माइम्स एक्टिवेट करता है, वो यूनिक गियर जिसके बारे में वो हमेशा बात करता रहता है। माना जाता है कि ये किसी भी अटैक को रोक सकता है। वो ऑर्क लॉर्ड पर चार्ज करता है, कुछ हिट्स लगाता है। एक पल के लिए मजबूत लगता है, सच में लगता है कि ये काम कर रहा है। नोइशी मुस्कुराता है। योशिटो से पूछता है क्या वो देख रहा है, और एक असली चैलेंजर और एक चिकन के बीच का फर्क बताकर घमंड करता है। ऑर्क लॉर्ड गिर जाता है। फिर गिरे हुए बॉस के पीछे एक चेस्ट दिखाई देता है, जोर से चमकता हुआ। नोइशी की आंखें लालच से फैल जाती हैं। एक रेयर आइटम, उससे बेहतर जो उसने कभी पाया हो। योशिटो का दिल बैठ जाता है। कुछ गलत लगता है। वो चिल्लाता है, नोइशी उसे मत खोलो, बहुत देर हो चुकी। नोई उसे खोल देता है। अंदर कुछ नहीं है। एक तेज रोशनी फूटती है और पूरे कमरे को निगल लेती है। जब वो खत्म होती है, सब लोग कहीं और होते हैं। हवा भारी लगती है। एक विशाल थ्रोन रूम। नोइशी को लगता है उसने ये दबाव पहले महसूस किया है, सिर्फ टावर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर। घना धुआं जमीन पर फैलता है। अंधेरे में एक विशाल हाथ हिलता है। गुस्से से भरी आंखें सामने घूर रही हैं। ओगर एम्परर अपने थ्रोन से उठता है, पूरे मैजिक टावर का बॉस। वो चार्ज करता है, एक मुक्का कंक्रीट फ्लोर को तोड़ देता है।
शॉकवेव सबको असंतुलित कर देती है। नोइशी इजिस्मस के साथ दौड़ता है और कुछ भी नहीं की तरह एक तरफ फेंक दिया जाता है। उसका शरीर जमीन से टकराता है। स्किल एक्टिवेट नहीं होता क्योंकि उसका शरीर बहुत ज्यादा डैमेज्ड है। वो खत्म हो चुका है। उसके टीममेट्स उसका नाम चिल्लाते हैं और उसकी ओर दौड़ते हैं। योशिटो उन पर चिल्लाता है पीछे रहने के लिए। वो नहीं सुनते। ओगर उन्हें भी मारता है। सोर्ड्स जमीन पर गिरती हैं, माना एक मैजिक सील बनते हुए देखती है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। यूरी डरते हुए फुसफुसाती है, क्या हम यहीं मरने वाले हैं? ओजर यूरी की ओर मुड़ता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रोशनी की चमक। योशिटो आगे बढ़ता है। सोर्ड बाहर। उसे नंबर्स पता हैं। उसके स्टैट्स टावर बॉस को सीधे हराने के लिए काफी नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। वो हार झेल सकता है। उसकी प्लान, इसे धीरे धीरे कमजोर करना, जितनी बार लगे उतनी बार मरना। वो चार्ज करता है। ओगर के सिर पर वार करता है। उसके टीममेट्स शॉक में देखते हैं। वो अकेले उससे लड़ रहा है। ओगर पलटकर मारता है। योशिटो उड़कर दूर गिरता है। वो सोचता है क्या उसने अपनी लिमिट छू ली है। ओगर उसे फिर मारता है। मना हाँफती है। योशिटो मर जाता है। उसके दोस्त देखते रह जाते हैं, लेकिन तभी डीबफ पैनल चमकता है। स्किल इन्वर्जन एक्टिवेट होता है। उसकी एजिलिटी बढ़ जाती है। वो पहले से तेज वापस आता है। उसके दोस्त कंफ्यूज्ड हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उन्हें इन्फिनिट रेजरेक्शन और उसकी कठोर पेनल्टी के बारे में पता है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो अभी भी कैसे लड़ रहा है और मजबूत कैसे हो रहा है। योशिटो फिर वापस आता है, अपने स्टैट्स चेक करता है। अभी सही वाला नहीं। उसे एक खास बूस्ट चाहिए। वो किलिंग ब्लो का इंतजार करता है। सच में चाहता है। वो मरता है, वापस आता है, अपने हाथ देखता है, अब अलग हैं। जो स्टैट उसे चाहिए था वो आखिर मिल गया एक्स्ट्रा एजिलिटी के साथ। एक नया मैसेज आता है, रिस्पॉन रिलोकेशन अनलॉक्ड। वो चूज कर सकता है कि वो 3M रेंज के अंदर कहाँ दिखाई देगा। वो मुस्कुराता है, ये काम आएगा। वो ओग्यार के ब्लाइंड साइड के पीछे एक स्पॉट चुनता है, वहीं रिस्पॉन करता है। ओगर को पता नहीं चलता। योशिटो पीछे से अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। मना कमरे के दूसरी तरफ से देख रही है। वो इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंचा? वो लगातार वार करता रहता है, स्ट्राइक पर स्ट्राइक। वो एक पल के लिए नोइशी और बाकी लोगों के बारे में सोचता है। जितने भी अनोइंग थे, उसने कभी उनके लिए बुरा नहीं चाहा, लेकिन अभी उसका एक ही गोल है, इसे गिराना। ओगर मुड़ता है और पहली बार लड़ाई बराबरी की हो जाती है। योशिटो आखिरी बड़ा अटैक तैयार करता है। ओगर अब साथ नहीं दे पाता। योशिटो की स्पीड उससे आगे निकल चुकी है। वार साफ लगता है। ओगर एम्परर दहाड़ता है और गिर जाता है। खत्म। योशिटो गहरी सांस लेता है। एक यूनिक गियर ड्रॉप और एक मैजिक स्टोन दिखाई देते हैं। वो कुछ सोच भी नहीं पाता कि यूरी दौड़कर उसे गले लगा लेती है। वो कहती है उसे खुशी है कि वो बच गया, लेकिन माना सीरियस हो जाती है। वो उसे धन्यवाद देती है, कहती है अगर उसने जीत हासिल नहीं की होती तो वो दोनों मर जाते। लेकिन उसका लड़ने का तरीका पागलपन है। उसे बार बार मरते हुए देखना पड़ा। वो देखना दर्दनाक था। योशिटो नरम पड़ता है, कहता है उन्हें ये सब देखने के लिए माफ करना। फिर धीरे लेकिन भरोसे के साथ, लेकिन चाहे ये कितनी भी बार हो, मैं हमेशा वापस आऊंगा। भले ही इतनी बार मरना बहुत बहुत दर्दनाक है। टाइमर बजता है। बॉस डिफीटेड। सबको 10 सेकंड्स में बाहर भेजा जा रहा है। टावर टूट रहा है। योशिटो जमीन पर पड़े चैलेंजर्स को देखता है, कहता है वो कभी नहीं भूलेगा जो उन्होंने सहा। टावर टुकड़े टुकड़े होकर गायब हो जाता है। एक साफ ऑफिस, एक महिला रीटो फू स्क्रीन को देख रही है, जिसमें वो खाली जगह दिख रही है जहां हर्मीस टावर हुआ करता था। 3 लड़कियां पहले से ध्यान दे रही हैं। चलो चलते हैं। अब ये लड़का डंजन सोलो कैसे कर रहा है जब सब सोचते हैं कि वो कमजोर है। अपने पुराने जीवन में वो हाई स्कूल के बाद बेकार पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा था। फिर एक टावर आया और उसने मजबूरी में चैलेंजर बनने का फैसला किया। एक मर्चेंट ने उसे इन्फिनिट रेजरेक्शन स्किल बेची। उसने अपनी सारी कमाई खर्च कर दी और ऊपर से कर्ज में भी चला गया। उसने वो स्किल खरीदने के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसकी कीमत क्या होगी। पेनल्टी बहुत कठोर थी। हर बार मरने पर उसके स्टैट्स गिरते थे। पहली मौत में 50 डिफेंस पॉइंट्स गए और अगली बार वो सच में मरने वाला था। फिर उसने 70 और खो दिए, फिर 250 HP, फिर एजिलिटी, एक ऐसी स्किल जो धीरे धीरे उसे खत्म कर रही थी। अब यह सोचते हुए कि उसके बिना वह मर चुका होता, ये पूरी तरह नुकसान नहीं था। लेकिन अगर उसके पास कुछ ठीक होता तो शायद वह शुरू में मरा ही नहीं होता। फिर आया गोल्ड स्किल स्टोन, एक ऐसे फ्लोर पर जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक डेथ कॉरिडोर जिसे असंभव बनाया गया था, लेकिन उसके पास खोने के लिए कई जानें थीं। उसने उस एक ट्रेजर को पाने के लिए दर्जनों बार मौत झेली और फिर उसे मिला इन्वर्जन। हर नेगेटिव पलटकर पॉजिटिव हो गया उसी क्षण जब वो बेकार स्किल सबसे टूटे हुए एबिलिटी में बदल गई। हर बार मरने पर वो और मजबूत हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे वो अचानक सामने आई थी। योशिटो को अभी भी यकीन नहीं होता। वो अपने हाथ को देखता है, समझते हुए कि अगर वो भयानक टावर गायब हो रहा है तो उसके पीछे वजह है। वो अपनी मुट्ठी भींचता है। जैसे जैसे बात उसके दिमाग में बैठती है, वही था जिसने उस टावर को क्लियर किया था, एक मल्टी कलर्ड ग्लो के साथ। टावर पूरी तरह गायब हो जाता है,
जबकि योशिटो वहीं खड़ा रहता है, जो उसने किया उसे देखता हुआ। एक हल्की मुस्कान जिसे वो छुपा नहीं पाता। योशिटो अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश करता है और आखिरकार उस एक्साइटमेंट को छुपा लेता है जो उस दृश्य ने उसे दी। योशिटो अपने आसपास की बातें सुनता है। अफवाहें हैं कि हर्मेस बॉस को हरा दिया गया है। कोई पूछता है क्या कोई चैलेंजर पहले ही 5th फ्लोर पार कर गया। कुछ सोचते हैं कि किसी ने जल्दी में जाकर बॉस को खत्म कर दिया। अपने विचारों में खोया हुआ वो खुद से चुपचाप जवाब देता है कि बॉस को हराने वाला वही था, तकामिची योशिटो खुद। फिर भी उसे अच्छा लगता अगर ऐसा नहीं हुआ होता, क्योंकि उसका कभी किसी को बिना वजह नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। लेकिन उसे मानना पड़ता है कि पहली बार टावर क्लियर करना कुछ अविश्वसनीय था। वो सोचता है कि लो प्रोफाइल रखना बेहतर है और अपना गर्व नहीं दिखाना चाहिए। उसे पता है कि अपनी अचीवमेंट्स दिखाना अच्छा विचार नहीं है, खासकर जब बात पावरफुल हर्मीस को हराने की हो। इसलिए वो चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो बचकर निकल पाए, उसे पीछे से आवाजें सुनाई देती हैं। वो माना और यूरी थीं, जो उसे देखते ही उत्साहित हो जाती हैं। वो उस एपिक बैटल की हर डिटेल जानना चाहती हैं, यहाँ तक कि उसे जीतने पर क्या रिवॉर्ड्स मिले। आसपास के सभी लोग उसे देख रहे हैं और वो ऑकवर्ड महसूस करता है। फिर से फुसफुसाहट शुरू होती है, लेकिन अब वो अटेंशन का केंद्र है। कोई रैंडम कमेंट उसकी रिजरेक्शन स्किल को बेकार कहता है और सबका ध्यान खींच लेता है। जो भी बोल रहा था वो जारी रखता है, कहता है कि उस बेकार स्किल के साथ भी उसने हर्मेस को हरा दिया। शायद इस सब हलचल ने उसे प्यासा बना दिया। वो लोगों के बीच से निकल जाता है। वो उन दोनों की ओर मुड़कर कहता है कि वे आखिरकार उस केओस से निकल गए। वो उससे उसके वेपन्स और मेथड्स के बारे में पूछती हैं जिनसे उसने जीत हासिल की। और इस भीड़ के बीच किसी ने उसे एक छोटे ग्रुप में शामिल होने का न्योता भी दिया। माना माफी मांगती है कि वो ज्यादा डिस्क्रीट नहीं थी और योशिटो अपनी सोडा पीता है। यूरी कहती है कि अगर उसने हर्मीस को हराया है तो उसे ये मानना होगा कि वो अटेंशन का केंद्र बनेगा। योशिटो को यूरी का उसे डोमिनेंट कहना पसंद आता है। योशिटो फिर से हाल की लड़ाई के बारे में सोचने लगता है। उसे अजीब लगता है कि उसने खुद को एक खराब चैलेंजर समझा। इन्फिनिट रेजरेक्शन स्टोन खरीदने के लिए किए गए सैक्रिफाइस के बारे में सोचते हुए वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसने उस स्किल को चुनकर गलती नहीं की। यूरी इस मौके का फायदा उठाकर उससे कुछ पूछती है। वो जानना चाहती है कि लड़ाई के दौरान मरने पर क्या उसे कोई डिबफ्स नहीं मिलते। योशिटो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और समझाने में मुश्किल महसूस करता है। वो सही शब्द ढूंढने की कोशिश करता है। उसके लिए इन्वर्जन को समझाना मुश्किल है। उसका एक्सप्रेशन यूरी को थोड़ा डरा देता है और वो शर्मिंदा होकर कहती है कि उसका उसे दबाव देने का इरादा नहीं था। सोचते हुए वो समझता है कि ये टॉपिक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है, जिसे यूं ही सबको नहीं बताया जा सकता। माना उसके विचारों को काटते हुए कहती है कि वो ये एक्सप्लेनेशन किसी और समय के लिए छोड़ दे। उसे सीधे देखते हुए माना को भी शक है। वो जानना चाहती है कि रिवॉर्ड क्या था, जैसे हर्मीस को हराने पर उसे किस तरह का गियर मिला। प्रोटैगनिस्ट खाली कैन को कचरे में फेंकता है और उसे इंतजार करने को कहता है। किसी तरह उस डुओ की पूछताछ से बचकर निकलते हुए योशिटो तब इंट्रीग्ड हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो एक विंडो नहीं खोल पा रहा। माना समझाती है कि पैनल विंडो खोलकर स्टेटस चेक करने का कोई तरीका नहीं है। ये तभी संभव होता अगर वे टावर के अंदर होते, लेकिन अब वो मौजूद नहीं है। जैसे किसी बच्चे से बात कर रही हो, वह आगे कहती है, विंडो तभी खुलती है जब चैलेंजर टावर में होता है। हर व्यक्ति के अपने स्किल्स भी होते हैं, लेकिन चैलेंजर्स पावर्स टावर तक सीमित होते हैं और बाहर काम नहीं करते। बिल्कुल, इसलिए चैलेंजर्स अपनी स्किल्स को हर चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इस नियम का एक ही अपवाद है। एकमात्र जगह जहां चैलेंजर्स टावर के अलावा अपनी पावर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वह उस जगह पर है जहां कोई एक्सटिंक्ट टावर हुआ करता था। योशिटो एक अलग वाइब्रेशन महसूस करता है, जैसे कोई अनजानी एनर्जी उसके शरीर में दौड़ रही हो। फिर उसे एहसास होता है कि वह इस पूरे समय हर्मीस के एक्सटिंक्ट टावर की उसी जगह पर खड़ा था। चारों ओर देखते हुए उसे लगता है कि वह कभी उस अजीब एहसास और उस एनर्जी का आदी नहीं हो पाएगा जो उस जगह में होती है जहां कभी टावर था। यह जानते हुए योशिटो अपने पैनल तक पहुंचने के लिए विंडो खोलने में सफल होता है और वह खुल जाती है, आखिरकार दिखाते हुए कि उसे अपनी जीत से कौन सा आइटम मिला। इमेज में एक शानदार फॉल्स अमीनोस दिखता है। अपने रिवॉर्ड को लेने के लिए उत्साहित होकर वह स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सोर्ड की इमेज पर टैप करता है। पैनल से एक तेज रोशनी निकलती है जो कुछ पलों के लिए सबको अंधा कर देती है। अपने नए प्राइज को लेकर उत्साहित योशिटो फल्समिनोस की पावर महसूस करता है जब वह उसके हाथों में एनर्जी के रूप में बनने लगती है। योशिटो गर्व से पहली बार अपनी नई सोर्ड पकड़ता है, एक चमकदार लाल रंग में, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, जो सच में एक यूनिक वेपन था। लड़कियां रिवॉर्ड के बारे में बात करती हैं। योशिटो उस फोसामिनो सोर्ड को देखता है जो उसने जीती। वह हवा में वार करता है, उसकी हल्केपन और फ्लेक्सिबिलिटी को जांचते हुए। पहले से ही टावर में अपनी अगली मिशन के बारे में सोच रहा है। दोनों लड़कियां उसे देखते हुए बात करती हैं। माना को अचानक एक शानदार आइडिया आता है।
वह लड़के को आवाज देती है ताकि उसका ध्यान खींच सके और फिर सुझाव देती है कि अगली बार वे साथ में टीम बनाएं। यूरी उत्साहित हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि वह भी इसका हिस्सा बनना चाहती है। वह उछलते हुए शामिल होने की मांग करती है और दोनों उसे ऐसे देखते हैं जैसे कोई जिद्दी बच्चा खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। वह पूछती है कि क्या वे उसे शामिल होने देंगे। योशिटो उसकी प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुराता है और पुष्टि करता है कि वह जरूर शामिल हो सकती है। आखिरकार वे सभी दोस्त हैं। दोनों इस बात का जश्न मनाते हैं कि आखिरकार यह हो गया। योशिटो माना की ओर देखता है, समझ नहीं पाता। वह उसके चेहरे के पास झुकती है और उत्साहित होकर पूछती है कि अगला टावर कौन सा होना चाहिए, हर्मीस के समान स्तर का सुझाव देते हुए। एक खतरनाक मुस्कान के साथ वह एक और साहसी सुझाव देती है, एक बड़ा मैजिक टावर, और फिर वह ज़्यूस को चैलेंज करने का सुझाव देती है। युवा लड़का इस पर विचार करता है। वे उसके तर्क पर ध्यान देते हैं। हेरमेस छोड़ने के बाद एक जगह है जहां वह तुरंत जाना चाहता है। अपनी उम्मीदों के साथ यूरी पूछती है कहां। आश्चर्यजनक रूप से वह टोक्यो कहता है, चैलेंजर्स मैनेजमेंट एजेंसी के पास। लड़कियां निराश हो जाती हैं। माना जानना चाहती है कि मैजिक टावर क्यों नहीं जाते। लड़का समझाता है कि एजेंसी मैजिक स्टोन्स और अन्य चीजें टावर स्टॉल्स की तुलना में बहुत अधिक कीमत पर खरीदती है। उसका प्लान वहां जाकर अपने आइटम्स को पैसे में बदलना है, ये मानते हुए कि उसे ऐसा करना जरूरी है क्योंकि उसने इन्फिनिट रिवाइवल खरीदा और पूरी तरह कंगाल हो गया। माना और यूरी उसे दया भरी नजर से देखती हैं। एडवेंचरर्स को सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट एजेंसी का हेडक्वार्टर्स एक ऐसी बिल्डिंग है जो शहर के ऊपर ऊंचा खड़ा है। कंट्रोल रूम में कई पैनल्स सभी टावर्स की अपडेट्स दिखाते हैं और वेपन्स, आइटम्स और स्टोन्स उचित कीमत पर ट्रेड होते हैं। टावर स्टॉल्स पर बहुत चोरी और शोषण होता है, जबकि एजेंसी में ट्रांजैक्शन ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। और क्योंकि मार्केट उसी बिल्डिंग के पास बनाया गया है, चैलेंजर्स पावर्स पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हर्मीस को क्लियर करने के रिवॉर्ड्स में यूनिक वेपन्स और बहुत सारे मैजिक स्टोन्स शामिल हैं। योशिटो चारों ओर देखता है और सोचता है कि वह बहुत पैसा कमाने वाला है। क्लर्क उसका स्वागत करती है और पूछती है कि क्या वह अपने आइटम्स ट्रेड करना चाहता है। वह अपना पैनल खोलता है और स्टोन्स पर क्लिक करता है, सोचते हुए कि उसके पास कितने हैं क्योंकि उसने अभी तक उन्हें गिना नहीं है। अचानक जेम स्टोन्स का एक बड़ा ढेर काउंटर पर दिखाई देता है, जिससे क्लर्क हैरान रह जाती है। जैसे यह काफी नहीं था, एक और छोटा सा स्टोन उसके सिर पर गिरता है। यहाँ तक कि योशिटो भी इस पर यकीन नहीं कर पाता। शॉक के बाद क्लर्क एक्सचेंज प्रोसीजर जारी रखती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वह सोचता है कि उसके कर्ज का अंत हो गया। एक भारी पे आउट लेकर चलते हुए उसे लगता है कि वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। योशिटो लड़कियों के पास जाता है और सोचता है कि वह इतना पैसा कैसे खर्च करेगा। यूरी कहती है कि उसे इसे लापरवाही से खर्च नहीं करना चाहिए। माना उसे डराती है, कहती है कि वह सब उड़ा न दे और फिर से कर्ज में न पड़ जाए। युवा लड़का ऑकवर्ड महसूस करता है, लेकिन अपने दोस्त से सहमत हो जाता है। अचानक वहां चलते हुए वह एक महिला के सामने आ जाता है। योशिटो इस मुलाकात से हैरान दिखता है, अभी भी रहस्यमयी। वह कहती है कि उसने सुना कि वह बिल्डिंग में है, इसलिए उसने उसे ढूंढने का फैसला किया। वे कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं। युवा लड़के को समझ नहीं आता कि उसके जैसी कोई उससे बात क्यों करना चाहती है। महिला अपना परिचय रीटा फून के रूप में देती है, एजेंसी की हेड। वह करीब आती है और पूछती है कि क्या वह हर्मेस टावर के कॉन्क्यूरर से कुछ समय ले सकती है, उसका पूरा नाम लेते हुए। वह दिखाती है कि उसे पता है कि वह कौन है। युवा लड़का सोचता है कि यह चेहरा बहुत जाना पहचाना लगता है। उसे पता है कि मैनेजमेंट मेंबर्स में जो चैलेंजर्स को इकट्ठा करते हैं वह सबसे मजबूत है। लगता है कि उसे एजेंसी ने रिक्रूट किया था जब उसने एक चैलेंजर के रूप में अकेले 3 मैजिक टावर्स जीत लिए थे। एक स्टार बनकर वह एजेंसी कैंपेन्स और एड्स में दिखाई देती है जो पूरे शहर में प्रसारित होते हैं। रीटा उसे देखती रहती है, जवाब का इंतजार करती हुई। तो वह पूछता है कि एजेंसी प्रेसिडेंट उससे क्या चाहती है। वह अपने हाथ उठाती है और कहती है कि सबसे पहले वह जानना चाहती है कि उसने हर्मीस मैजिक टावर कैसे जीता। योशिटो उसे ध्यान और शक के साथ सुनता है। आखिर में वह जोड़ती है कि दूसरा, वह नए कॉन्करर की असली ताकत को टेस्ट करना चाहती है। चारों कॉरिडोर से चलते हैं। युवा लड़का पहले ही बताना शुरू कर चुका है कि क्या हुआ और माना सोचती है कि ट्रैप्स के बारे में बाकी चैलेंजर्स को बताना अच्छा होगा। रीडो लड़के को धन्यवाद देती है कि उसने उसे इसके बारे में बताया और कहती है कि चैलेंजर नोगिशी और उसकी टीम के बारे में वे परिवारों को मौत की सूचना देंगे। उसका चेहरा उदास हो जाता है और वह समझाती है कि टावर्स में चैलेंजर्स का मरना असामान्य नहीं है, जो कि साफ है। फिर वह कहती है कि फिर भी यह किसी तरह दुख देता है। योशिटो एक लंबी सांस लेता है। वह अपने होंठ काटता है जब वह उन सभी दुखद घटनाओं के बारे में सोचता है जो उसने देखी हैं। वह निष्कर्ष निकालता है कि अब तक वे खुद को यही कहते आए थे कि वे कुछ नहीं कर सकते। अचानक उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वह मानता है कि हाँ,
ये सच में दर्दनाक है। धीरे चलते हुए वह राहत के साथ निष्कर्ष निकालता है कि इस तरह सोचना अच्छा है। आखिरकार वे एक चेंबर में पहुंचते हैं और महिला समझाती है कि यह एजेंसी का ट्रेनिंग रूम है। ट्रियो उसे पैनल चलाते हुए देखते हैं और एक सोर्ड युवा लड़के के हाथ में दिखाई देती है। हथियार को देखते हुए युवा लड़का पूछता है कि क्या ये सच में सोर्ड है, क्योंकि ये थोड़ा डल लगता है, और रायो समझाती है कि ये ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाला टाइप है। शुरू करते हुए वह कहती है कि लड़का इसे बिना चिंता के संभाल सकता है। अपनी सोर्ड को फ्लोर पर मारते हुए रियो उसे चैलेंज करती है और कहती है कि वह उसे उससे लड़ने देगी ताकि वह डोमिनेटर की असली ताकत समझ सके, जो एजेंसी चीफ की जिम्मेदारियों में से एक है। योशिटो कहता है कि यह ऐसा ऑफर नहीं है जिसे वह मना कर सके। माना इसे देखने के लिए उत्साहित है और बॉस से कहती है कि पूरी एनर्जी से लड़े। युवा आदमी तैयार हो जाता है। वह अपनी स्टैंस लेता है और कहता है कि अगर उसे यह करना है तो वह इसे बहुत गंभीरता से करेगा। रीडो पूछती है कि क्या वह तैयार है और योशिटो चुपचाप हाँ कहता है, दूर से उसे देखते हुए। युवा आदमी सोचता है कि उसका ओपोनेंट लेजेंडरी एजेंसी चीफ है, लेकिन अपनी पर्सनल पावर को महत्व देते हुए वह सोचता है कि उसने एक बॉस को हराया है और मानता है कि वह उससे ज्यादा मजबूत ओपोनेंट है जितना वह सोच रही है। अपनी स्टैंस लेते हुए वह लड़ाई की शुरुआत की घोषणा करती है और उसके बोल खत्म करने से पहले ही वह रोशनी की गति से उसकी नजरों से गायब हो जाती है। अचानक वह उसके सामने फिर से प्रकट होती है और तेज रिफ्लेक्सेस के साथ वार करने वाली होती है। योशिटो शॉक में उछलता है, लेकिन किसी तरह डॉज कर लेता है, गुस्से में दांत भींचते हुए। रीडो लगातार हमला करती रहती है, अविश्वसनीय गति से बिना रुके उस पर चार्ज करती हुई। अलग अलग दिशाओं से आने वाले उसके कई वारों के बीच फंसा हुआ युवा आदमी मुश्किल से उन सबको ब्लॉक करता है। किसी तरह खुद को छुड़ाते हुए वह पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन वह अविश्वसनीय तेजी से रिएक्ट करती है। वह ठंडे पसीने में भीग जाता है जब वह उसकी बढ़ती गति देखता है। वह उसके सिर के ऊपर से उड़ती है और वह झुक जाता है ताकि छेदा न जाए। योशिटो उसकी मूवमेंट्स को आंख के कोने से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी मूवमेंट्स के इम्पैक्ट से एक माइक्रो एक्सप्लोजन बना देती है। योशिटो फिसलकर दूर हो जाता है। वह थका हुआ दिखता है और समझ जाता है कि यह ताकत बिल्कुल अलग स्तर की है। उसे अपनी ओर खतरनाक तरीके से चलते हुए देखते हुए वह सोचता है कि उसने कई बार मरने के बाद चीफ को कैसे हराया था, लेकिन वह अभी भी इस डोमिनेटर के आसपास भी नहीं है जिसने एक भी बार मरे बिना टावर द टावर क्लियर किए। और तभी उसे एहसास होता है अब तक जो कुछ उसने झेला है उसे याद करते हुए वह निष्कर्ष निकालता है कि वह सबसे खराब हालात में भी आगे बढ़ता रहा, बार बार मरने के बाद भी। इसलिए उसके लिए खुद को उससे कमतर महसूस करने का कोई कारण नहीं है। अपनी स्ट्रैटेजी पर फिर से सोचते हुए वह समझता है कि अगर वह सिर्फ डिफेंस से नहीं जीत सकता तो वह इस बात का फायदा उठाएगा कि बाकी लोग मौत के खतरे से दूर रहते, लेकिन वह नहीं। रूडी करीब आती है। अडिग योशिटो की आंखें लाल आग की तरह चमकती हैं और वह अपनी पूरी ताकत से उसे घूरता है। हैरान होकर रूडी अपनी गति धीमी करती है, लेकिन योशिटो पीछे नहीं हटता और अपनी सोर्ड के साथ उस पर टूट पड़ता है। तेजी से वार करता है, लेकिन वह निंजा की तरह डॉज करती है, अपना शरीर पीछे फेंकते हुए। युवा आदमी यकीन नहीं कर पाता। वह पहले से ज्यादा ताकत से काउंटर करती है और उसकी सोर्ड सूरज की तरह चमकती है। युवा आदमी के दांत डर से कटकटाते हैं। रूडी मानती है कि उसने यह उम्मीद नहीं की थी। वह खुद को संभालता है और उसे सच्चाई बताता है। कहता है कि अगर वह मॉन्स्टर होती तो वह इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेती। वह उसके वार को अपनी सोर्ड से रोकती है। फिर वह अपनी पूरी ताकत से अपनी सोर्ड सीधे उसकी ओर चलाती है और युवा आदमी बोलता रहता है, कहता है कि अगर वह हिचकिचाई नहीं होती तो यह एक तरफा लड़ाई होती। रूडी स्किल के साथ अपना वेपन चलाती रहती है जबकि योशिटो डॉज करता है। वह अपना एनालिसिस खत्म करने की कोशिश करता है, बताते हुए कि उसके ओपोनेंट ने उसे कम आंका, यह सोचकर कि वह खुद का बचाव नहीं करेगा और इसलिए वह हिचकिचाई। फिर भी वह नहीं सोचता कि यह उसकी तरफ से कोई दया थी, समझाते हुए कि रूडी अभी भी उसके फाइटिंग स्टाइल को नहीं समझती, जिससे वह इंस्टिंक्ट से रुक गई। नीली आंखों के साथ वह कहता है कि उसने उस मौके का फायदा उठाया, मानते हुए कि उसके पास इन्फिनिट रिवाइवल है जो उसे एक तरह से सुपीरियर बनाता है। इसलिए वह एक और वॉर के लिए तैयार होता है। रूडी उसकी हर बात को चुपचाप सुनती है और उसके हमलों को ब्लॉक करती रहती है, माफी मांगते हुए कि यह कितना अनफेयर है। योशिटो कहता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो जीतने का कोई और तरीका नहीं है। महिला की आंखें गुस्से से उसे घूरती हैं। एक बार फिर
वह पीछे कूदती है, उसके एक वार से बचते हुए। इस बीच वह सोचती है कि उसे इन्फिनिट रिवाइवल के बारे में रिपोर्ट मिली थी। अब उसे पता है कि वह मरकर वापस आ सकता है और बिना डर के किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। वह उसे करीब से देखती है, उसकी हर एक्शन को पकड़ने की कोशिश करती है। लड़के के शरीर से एक तीव्र लाल चमक निकलती है और रूडी समझती है कि यह एक डरावनी एबिलिटी है। वह आखिरकार उसके चेहरे के पास एक वार करती है और हिचकिचाहट के बारे में कहती है कि अब यह दोबारा नहीं होगा। युवा आदमी मानता है कि यह वार बहुत दर्दनाक था। उनकी नजरें मिलती हैं और अब उसकी हरी आंखें भी गुस्से से चमकती हैं। चालाकी से वह उसकी सोड से फिर बच निकलती है। योशितो तिरस्कार करता है कि मरने की तुलना में उसका वार इतना दर्दनाक भी नहीं था। रूडी अपनी सोड उठाती है, ड्यूल के लिए तैयार। एक मुस्कान के साथ अपना वेपन पीछे खींचते हुए वह कहती है कि अब वह उसकी पावर समझ गई है और मानती है कि इस बार वह हार गई। लेकिन अचानक योशितो खुद को जमीन पर गिरा देता है। बॉस समझ नहीं पाती कि क्या हुआ। बहुत मुश्किल से वह थका हुआ और घायल होकर बोलना शुरू करता है। वह कहता है कि उसे परवाह नहीं कि कौन जीता या हारा, क्योंकि उसे डॉक्टर चाहिए। फिर वह वहीं उसके सामने बेहोश हो जाता है और लड़कियां यूरी और माना दौड़कर उसकी मदद करने आती हैं। अचानक वह सामान्य की तरह उठ बैठता है, कहते हुए कि वह लगभग मर ही गया था। रूडी उसे घूरती है, कहती है कि वह मरा नहीं और वह समझाने की कोशिश करता है कि बात वह नहीं है। निराश होकर वह समझाना छोड़ देता है और बस पूछता है कि क्या वह जा सकता है। बॉस मना करती है और कहती है कि उन्हें अभी एक महत्वपूर्ण बात करनी है। युवा आदमी समझ नहीं पाता और वह समझाना शुरू करती है कि उसने देखा है उसकी पावर मेंबर्स के औसत स्तर से ऊपर है और इसी वजह से वह उससे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहती है। उसके दोस्त प्रभावित हो जाते हैं और मना को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उसके द्वारा दी गई रिक्वेस्ट का रिवॉर्ड सबसे बड़ा होता है। रूडी समझाती है कि रिवॉर्ड कैश में दिया जा सकता है और उसे यकीन है कि रकम उसके लिए संतोषजनक से ज्यादा होगी। युवा आदमी हिचकिचाता है और भले ही वह आभारी है, वह रिक्वेस्ट की डिटेल्स जानना चाहता है। बॉस समझाती है कि कुछ घंटे पहले ही एजेंसी ने एक नए टावर के खुलने का पता लगाया है। कंपनी द्वारा भेजी गई सिक्योरिटी एंट्रेंस को गार्ड कर रही है, जो अभी के लिए बंद है। उसका प्रस्ताव है कि युवा आदमी वहां सबसे पहले जाकर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करे। टावर का नाम फनी है और एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन यह रिक्वेस्ट वह सिर्फ उसी से कर सकती है। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की हेड योशितो को फनी टावर की जांच का मिशन देती है, एक ऐसा काम जो सिर्फ वही कर सकता है। योशितो पूछता है कि क्या आमतौर पर डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति खुद नए टावर की जांच नहीं करता। आरटीओ फ्यूने जवाब देती है कि उन्होंने पहले ही डिपार्टमेंट के चैलेंजर्स भेज दिए थे, जो युवा आदमी को हैरान कर देता है। 2 ग्रुप्स पहले ही टावर में भेजे जा चुके हैं और उन 10 लोगों में से कोई भी वापस नहीं आया। यूरी पूछती है कि क्या एक भी व्यक्ति वापस नहीं लौटा और शॉक्ड हो जाती है। माना कहती है कि यह असंभव है कि कोई भी वापस न आ पाया हो। बॉस कहती है कि वह भी ऐसा ही मानती थी। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे गए सभी चैलेंजर्स टावर एंट्रेंस पर मृत पाए गए और उन सभी में यह संकेत थे कि उन्होंने भागने की कोशिश की थी, लेकिन ताकत खत्म हो जाने से नहीं बच पाए। ये योशितो को झकझोर देता है और वह पूछता है कि क्या एंट्रेंस एरिया सुरक्षित नहीं होना चाहिए। फियोन कहती है कि हाँ, यह एक प्रोटेक्टेड स्पेस होना चाहिए और मॉन्स्टर्स वहां नहीं आने चाहिए। इसके अलावा वह यह भी सोचती है कि बॉडीज पर किसी बीस्ट के हमले के निशान नहीं हैं, मतलब अभी तक यह पता नहीं चला कि उन्हें किसने या किस चीज ने मारा। एजेंसी बॉस कहती है कि जब उसे इस स्थिति की रिपोर्ट मिली तो उसने सिर्फ बॉडीज रिकवर करने को कहा। सीन मैजिकल टावर के अंदर का दिखाता है और महिला अंत में कहती है कि उन्हें सच में नहीं पता चैलेंजर्स के साथ क्या हुआ। वे सिर्फ इतना जानते हैं कि ग्रुप्स एंट्रेंस पार नहीं कर पाए और यही फनी टावर की सच्चाई है। योशितो निष्कर्ष निकालता है कि उसे यह मिशन इसलिए मिला क्योंकि उसके पास इन्फिनिट रेजरेक्शन एबिलिटी है। फू लड़के से कहती है कि वह समझे कि वह उसे एक्सपेंडेबल की तरह इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन वह और लोगों को मरने नहीं दे सकती। बॉस पूछती है कि क्या वह मिशन स्वीकार करता है। योशितो उसकी आंखों में देखता है। वह एक थकी हुई सांस छोड़ता है और टावर इन्वेस्टिगेशन के लिए सहमत हो जाता है। एक नया दिन लड़के को पीफेनी मैजिकल टावर तक ले आता है। योशितो फर्स्ट फ्लोर के सेफ एरिया को देखता है। वह गहरी सांस लेता है, शांत। वह अपने चेहरे पर हाथ रखता है और ध्यान केंद्रित करता है। हीरो फैसला करता है कि वह डिपार्टमेंट के चैलेंजर्स के साथ क्या हुआ ये पता लगाने का काम शुरू करेगा। कुछ भी करने से पहले उसे यूरी का रोता हुआ चेहरा याद आता है, जो उसके लिए चिंतित थी जबकि माना उसे संभाल रही थी। लड़का अपनी सोड निकालता है और अपना काम शुरू करता है। आखिरकार वे सब उसी पर भरोसा कर रहे हैं।
वह ब्लेड को देख रहा होता है जब एक अजीब आवाज आती है। यह आवाज हॉलवे के अंत से आती है। धुंध के बीच आर्म्ड स्केलेटन्स की एक भीड़ दिखाई देती है, योशितो की ओर बढ़ती हुई। वे तेजी से चलते हैं और लड़के पर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अपनी सोर्ड के एक ही वार से सबको खत्म कर देता है। नई सोर्ड हल्की और आसानी से संभालने वाली है। उत्साहित होकर वह वेपन को और टेस्ट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी उसे एक और आवाज सुनाई देती है जो उसे वहीं जड़ कर देती है। वह ऊपर देखता है, ये जानने की कोशिश करता है कि आवाज कहां से आ रही है। अचानक हवा का एक तेज झोंका उसे अपने हाथों से खुद को बचाने पर मजबूर कर देता है। वह कुछ वार करके धुएं के गुब्बार को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन एक रेड अलर्ट सामने आता है। वह उसे ध्यान से देखता है। तभी योशितो को पता चलता है कि उससे पहले टावर में गए चैलेंजर्स को किसने हराया था। लाल स्क्रीन पर वह पढ़ता है कि पीफनी का कर्स एक्टिवेट हो गया है और अब उसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही मिनट बचे हैं। वह सोचता है कि यह एबनॉर्मल कंडीशन कैसे ट्रिगर हुई। अभी भी धुंध के बीच योशितो कहता है कि एजेंसी ने सही किया उसे उस मिशन पर भेजकर। सामान्य चैलेंजर्स ऐसी चीज देखकर घबरा जाते। अगर कोई मैजिक टावर से बाहर निकल जाए तो कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन कैंसिल हो जाती है। जिन पर कर्स लगा था उन्होंने एग्जिट की ओर पूरी ताकत से दौड़ लगाई होगी। भले ही वे सेफ एरिया तक पहुंच गए हों, कर्स ठीक उस समय ट्रिगर हुआ जब वे बाहर निकलने से बस एक कदम दूर थे। अब समझ आता है कि बॉडीज पर कोई चोट क्यों नहीं थी, क्योंकि उनकी मौत एबनॉर्मल कंडीशन से हुई थी। प्रोटैगनिस्ट अपने सामने के धुएं को देखता है और वह पूरे स्थान में फैलने लगता है, लेकिन वह डरता नहीं है। वह हर चीज के लिए तैयार है। उनके द्वारा उस पर कर्स डालने के बाद मिशन पूरा हो गया। उसके अनुसार उन्हें उसे इतना कम नहीं आंकना चाहिए था। अब उसके पास जीने के लिए केवल 18 सेकंड्स बचे हैं और कर्स इन्वर्जन से उल्टा हो जाएगा। युवा आदमी संतोष भरी मुस्कान देता है, क्योंकि उसके कारण उसका शरीर पहले से बेहतर हो गया है। इसलिए वह उस फॉग का पीछा करने का फैसला करता है। उसकी आंखें सतर्क रहती हैं, चारों ओर देखते हुए, जबकि वह सोचता है कि क्या उसे यह करना चाहिए। किसी भी तरह कर्स फिर से आने वाला है और अगर ऐसा चलता रहा तो कोई चैलेंजर टावर को जीत नहीं पाएगा। अब वह फॉग और भी घना हो रहा है। वह उस जगह को ध्यान से देखता है जहां वह है। वही उस पूरे कर्स का सोर्स होना चाहिए। आंख के कोने से वह कुछ देखता है और एक एनर्जी अपने आसपास की हर चीज को खींच रही है। तकामिशी उसे ध्यान और जिज्ञासा से देखता है। अचानक एक शैडो क्रीचर दिखाई देता है जो उस क्षेत्र के ऊपर उड़ रहा है। वही कर्स्ड सोर्स का गेट गार्डियन है। वह क्रीचर काफी गुस्से में दिखता है। तुरंत प्रोटैगनिस्ट अटैक के लिए तैयार हो जाता है। गार्डियन गुर्राता है और अपनी पावर तैयार करता है। बैंगनी फॉग उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। लड़का उस सारे धुएं से घबरा जाता है, लेकिन क्रीचर अपनी स्पाइरलिंग पावर के साथ आगे बढ़ता रहता है। डरावना मॉन्स्टर कुछ चिल्लाता है और तकामिशी समझ जाता है। वह गार्डियन पूरे स्थान को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि जमा हुए कर्सेस भी उसकी जान लेने की प्यास से भरे हुए हैं। अचानक कुछ स्केलेटन्स उसकी ओर दौड़ते हैं। लगता है गार्डियन ने और मॉन्स्टर्स को बुला लिया है और वे सब उसे उसकी सोर्ड के साथ घेर लेते हैं। वह खुद को उनके अटैक से बचा लेता है, लेकिन एक वार सीधा उस पर लगता है। थका हुआ और कुछ चोटों के साथ वह दर्द महसूस करता है। फिर वह जमीन पर गिर जाता है। उसने एक बार फिर अपनी जान खो दी। क्रीचर फिर से गुर्राता है जैसे वह हंस रहा हो और अपनी हालत से उठते हुए लड़का पूछता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। अब उसकी हालत फिर से ठीक हो गई है। यह मॉन्स्टर्स के लिए शर्म की बात होगी। उस टावर का कर्स कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बस प्रोटैगनिस्ट के लिए सबसे अच्छा एचपी पोशन है। अपनी सोर्ड और डिटर्मिनेशन के साथ वह गार्डियन को कई टुकड़ों में काट देता है, लेकिन कुछ अलग लगता है। अचानक कर्स का सोर्स गायब हो जाता है। चैलेंजर्स की मौत का कारण कर्स से आया एबनॉर्मल कंडीशन था। राइफुने ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मौजूद हो सकता है और पूछती है कि क्या इसे रोकने का कोई तरीका है। आत्मविश्वास से प्रोटैगनिस्ट कहता है हाँ, और कुछ उसकी ओर फेंकता है। बॉस वायल को पकड़ती है और ध्यान से देखती है। तकामिशी ने सोर्स से आए मॉन्स्टर को हराने के बाद पानी शुद्ध हो गया और वहीं से उसे यह मिला। पैनी का होली वाटर कर्स को हटाता है और नए अटैक्स को रोकता है, इसलिए अब सामान्य चैलेंजर्स भी आगे बढ़ सकेंगे। उसने थर्ड फ्लोर भी देखा और उसे एहसास हुआ कि हर फ्लोर का अपना कर्स सोर्स है। आगे बढ़ने के लिए हर फ्लोर को एक एक करके साफ करना होगा और होली वाटर लेना होगा। महिला संतोष भरी मुस्कान देती है और रिपोर्ट के लिए उसे धन्यवाद देती है। अब टावर को फिर से खोला जा सकता है। मिशन पूरा हो गया और वह तकामिशी को उसके अच्छे काम के लिए बधाई देती है। अचानक वह उसे कुछ देती है और वह बहुत सारा पैसा है। युवा आदमी को इतना शॉक्ड देखकर वह पूछती है कि क्या यह काफी है।
और वह सहमत हो जाता है। अब वह सिर झुकाए चल रहा है और अपने ब्रीफ केस को कसकर पकड़े हुए है, उस भारी रकम के बारे में सोचते हुए जो उसके पास है। अजीब महसूस करते हुए उसे समझ नहीं आता कि वह इसे किस पर खर्च करे। फिर भी कुछ दिन बीत जाते हैं। लड़के ने इन्फिनिट रिजरेक्शन खरीदकर अपना कर्ज चुका दिया, लेकिन इसके बाद भी उसके पास बहुत पैसा बचा था, इसलिए वह सीधे एक लग्जरी स्टोर चला गया। अब वह महंगे, बहुत स्टाइलिश कपड़े पहने हुए है। वह नीले आसमान की ओर देखता है और आह भरता है। उसे अलग महसूस हो रहा है, लेकिन माना की आवाज उसे वापस खींच लेती है। लड़कियां टावर के फिर से खुलने के बारे में बात करती हैं और योशीटो को चैलेंज के लिए बुलाने का सोचती हैं। वह घबरा जाता है जब उसे एहसास होता है कि ये आवाजें उसके दोस्तों की हैं। वह मुड़ता है, बिना पहचाने वहां से निकलने की कोशिश करता है। लड़कियां उसके पास से गुजर जाती हैं बिना उसे पहचाने और युवा आदमी राहत की सांस लेता है। लेकिन माना को कुछ अजीब लगता है और वह पीछे मुड़कर देखती है। वह आदमी जिसकी पीठ उसकी ओर है किसी जैसा लगता है। वह पास जाकर ध्यान से देखती है और पहचानते ही चौंक जाती है। वह योशीटो को आवाज देती है और लड़का पूछता है कि क्या उसे सच में इतना अजीब चेहरा बनाना था। वह कहता है कि उसने हाल ही में बहुत पैसा कमाया है और उसे नहीं पता था कि उसे किस पर खर्च करे। यूरी कहती है कि वह सच में काफी कूल लग रहा है। माना बात बदल देती है ताकि वे उस अजीब आउटफिट के बारे में बात करना बंद करें और उसे पीक एंड टावर चैलेंज करने के लिए बुलाती है। लेकिन लड़का पूछता है कि वह वहां क्यों जाना चाहती है, क्योंकि वह बहुत खतरनाक जगह है। वह कहती है कि वहां के स्टोन्स बहुत महंगे बिक रहे होंगे और सभी स्किल्ड चैलेंजर्स वहीं जा रहे हैं। यूरी कहती है कि कुछ ही दिनों में वे लगभग 10 फ्लोर्स चढ़ चुके हैं। मना कहती है कि यह पूरी तरह अनफेयर है कि सिर्फ उसके पास इतना पैसा है, इसलिए उसे भी उनकी मदद करनी चाहिए। मोहित होकर यूरी कहती है कि वह कहीं भी जा सकती है अगर वह योशीटो के साथ हो। लड़का इस पर विचार करने लगता है क्योंकि उन्हें बस होली वाटर ले जाना है ताकि वे अपनी जान जोखिम में न डालें। इसलिए वे प्रफनी को चैलेंज करने का फैसला करते हैं। लेकिन पहले तकामिशी को कुछ करना है। उसे तुरंत अपने कपड़े बदलने हैं। टावर में एक आदमी जमीन पर पड़ा है, निराश। उसके हाथ में एक लगभग खाली वायल है। उसके टीममेट्स भी गिरे हुए हैं, मृत। एक हुडेड क्रीचर उस जगह पर मंडरा रहा है। उसका शरीर सिर्फ एक स्केलेटन है और उसकी आंखें गुस्से से चमक रही हैं। यह मैजिक टावर का 10th फ्लोर है। एक स्केलेटन सोर्ड पकड़कर हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन प्रोटोगोनिस्ट की सोर्ड उसका वार रोक देती है। उसके चारों ओर एक अंधेरा, खतरनाक ऑरा है और वह डिटर्मिनेशन के साथ क्रीचर को घूरता है। फिर स्केलेटन समझ जाता है कि यह उसका अंत है। तकामिशी लेवल 16 पर है और तिरस्कार के साथ नीचे देखता है। उसके दोस्त उसके लिए ताली बजाते हैं क्योंकि वह अब बहुत मजबूत हो गया है। वह कहता है कि इतने क्रीचर्स को हराने के बाद उसका लेवल बढ़ना स्वाभाविक है। इससे उसके स्टैट्स नहीं बदलते, लेकिन अगर उसका लेवल कम होता तो लोग सवाल करते, इसलिए इसे थोड़ा और बढ़ाना बेहतर है। होली वाटर का इफेक्ट जल्द ही खत्म होने वाला है, लेकिन जाहिर है कोई खतरा नहीं है। फिर भी एहतियात के लिए इसे पी लेना बेहतर है। लड़का लड़कियों की ओर मुड़ता है। वह सोचता है कि उसे इसे पीना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसे फिर से कर्स्ड होने का डर है। वह आंख के कोने से पीछे देखता है और समझता है कि उसे जल्दी से दूसरों को अपने रिवर्सल के बारे में बताना होगा। वह कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन एक विशाल क्रीचर अंदर घुस आता है। वह यूरी और माना को वहां से निकलने के लिए चिल्लाता है, लेकिन मॉन्स्टर बहुत तेज है और यूरी पर हमला कर उसे खींच ले जाता है। निराशा में उसकी दोस्त उसका नाम चिल्लाती है और होली वाटर का वायल जमीन पर गिर जाता है। स्केलेटन लड़की को लेकर दूर चला जाता है। अब वह उसके कंट्रोल में है। क्रीचर अपनी ताकत से उसे चोट भी पहुंचाता है। फिर स्थिति को और खराब करते हुए फॉग पूरे स्थान में फैलने लगता है। जिज्ञासा से यूरी नए अलर्ट को ध्यान से देखती है। लड़की को कर्स लगा है और उसके पास जीने के लिए केवल 120 सेकंड्स हैं। यही उस मॉन्स्टर की पावर है और अब वह होली वाटर नहीं पी पाएगी। गुस्से में उसकी दोस्त उसकी ओर दौड़ती है, अपने वेपन के साथ उसे बचाने के लिए दृढ़। वह हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन क्रीचर उसके रश को रोक देता है। लड़की देखती है, समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वह उस ताकत से पीछे फेंक दी जाती है। यूरी निराश होकर अपने दोस्त ताकामिशी को पुकारती है। वह अपने टीममेट से तुरंत पीछे हटने को कहता है। अब वह खुद इसे संभालेगा। उसकी सोर्ड सीधे क्रीचर पर गिरती है। वह इसे खत्म करने के लिए दृढ़ है। उसका एक्सप्रेशन भयानक है, लगभग डेमोनिक, लेकिन क्रीचर भी गुस्से से उबल रहा है। उनके बीच की लड़ाई और भी इंटेंस हो जाती है और प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पाता क्यों। अब तक वह एक भी हिट नहीं लगा पाया है। लगता है कि वह क्रीचर उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जितना उसने सोचा था। वह फिर उनकी ओर बढ़ने लगता है और वॉरियर सोचता रहता है कि ऐसा क्यों है। मॉन्स्टर बस खुद को डिफेंड करता हुआ लगता है। माना पर हमला करते हुए रूअर कहती है कि उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि यूरी के पास जीने के लिए 90 सेकंड से भी कम समय बचा है। इस बीच लड़की मदद के लिए चिल्लाती है। लाल आंखों वाला क्रीचर उसके पास खड़ा है, डरावना। वह हंसता भी है और अब वह और भी ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली लगता है। यही सोल परगर है। अचानक तकामिशी सब समझ जाता है। वह चीज होली वाटर के इफेक्ट के खत्म होने का इंतजार कर रही है
ताकि वह हमला कर सके। वह चैलेंजर्स के डर पर भरोसा कर रही है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, बर्गर को उसे कम नहीं आंकना चाहिए। और फिर वह अपने पूरे गुस्से के साथ उस मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है। लड़का अंडर एस्टिमेट किए जाने से गुस्से में है, वह क्रीचर पर झपटता है। अब दोनों आमने सामने हैं। मॉन्स्टर भी सतर्क हो जाता है, उत्सुक, लेकिन लड़का अपनी स्टांस को मजबूत और अडिग रखता है। वह बीस्ट की ओर कूदता है, लेकिन मॉन्स्टर पीछे हट जाता है, लड़ाई से भागता हुआ। इसलिए माना और योशिटो तय करते हैं कि उन्हें उसका पीछा करना होगा। दोनों पूरी स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। अचानक कुछ उनका ध्यान खींचता है। क्रीचर पीछे यूरी के साथ है और उनके सामने अनगिनत अनडेड खड़े हैं। प्यूरीफायर अपने सर्वेंट्स को हमला करने का आदेश देता है। तब प्रोटोगोनिस्ट समझता है कि उन्हें वहां फंसाया गया था और वह पूछता है कि क्या माना डर रही है, लेकिन वह हल्की मुस्कान देती है, जैसे वह इतनी आसानी से डरने वाली हो। वह अपने वेपन से हमला करती है और उसके वार इतने सटीक हैं कि वे क्रीचर्स के शरीर को चीर देते हैं। और सबसे अच्छी बात, वह अभी सिर्फ वार्म अप कर रही है मुस्कुराते हुए। वॉरियर पूछता है कि क्या वह इसे जारी रख सकती है, दृढ़ नजर के साथ। वह कहती है हाँ, और दोनों पूरी ताकत से बीस्ट की ओर बढ़ते हैं। अब स्थिति को और कठिन बनाने के लिए स्केलेटन स्पीयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें दोनों पर फेंकते हैं। माना को इस बात की चिंता होती है, इसलिए वह और उसका दोस्त अटैक से बचने की कोशिश करते हैं। ताकामिशी पूछता है कि क्या वह ठीक है और वह कहती है कि हाँ। अब यूरी के कर्स एक्टिवेट होने में 60 सेकंड से भी कम समय बचा है। अब प्रोटोगोनिस्ट अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने का फैसला करता है। उसे जल्दी रास्ता साफ करना है। इसके साथ ही कई क्रीचर्स नष्ट हो जाते हैं। वह उन्हें दृढ़ता से देखता है। अचानक उसे एक आइटम गिरता हुआ दिखता है, डेड्स रैंकोर। मुस्कुराते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है, इतना बेकार चीज का होना ही एक मजाक है। कोई भी समझदार इंसान इसे इक्विप नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि टकामिशी के पास ज्यादा समझ नहीं है, वह इसे रिंग के रूप में इक्विप कर लेता है। वह ऑब्जेक्ट उसकी उंगली में चमकता है, लेकिन रिंग का इफेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा और उसे हर 5 सेकंड्स में फुल हील मिलेगा। अब उसे अटैक से बचाव की चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्केलेटन्स लगातार नष्ट होते रहते हैं और प्रोटोगोनिस्ट बॉस तक पहुंच जाता है, उसे खत्म करने के लिए तैयार। उसकी आंखें और उसकी सोर्ड एक्साइटमेंट से चमकती हैं। वह उसे फॉस का स्पेशल अटैक दिखाने वाला है। यह 7 हिट फ्यूरी है और हर हिट के साथ उसकी ताकत बढ़ती है। अगर किसी हिट में रुकावट आई तो स्किल फेल हो जाएगी, इसलिए इसका मौका ढूंढना बहुत मुश्किल है। प्यूरीफायर इस स्थिति से घबराने लगता है और अचानक ताकामिशी को बहुत दर्द महसूस होता है। डर कर यूरी उसका नाम पुकारती है। लड़का उसे ध्यान से देखता है। उसका शरीर कठोर होने लगता है और उसके कपड़े फटने लगते हैं। वह अपनी पूरी ताकत से मॉन्स्टर पर सोड चलाता है। अब उसे हर 5 सेकंड्स के बाद फुल हील मिलेगा। उस पल क्रीचर समझ जाता है कि उसका कोई मौका नहीं है। दोनों तीव्रता से लड़ने लगते हैं। तेज लड़का सीधे उस पर चार्ज करता है। क्रीचर भी पीछे नहीं रहता, भले ही वह ज्यादातर खुद को डिफेंड कर रहा हो। अचानक यह तकामिशी का अंत फिर से हो जाता है। अब वह फिर से इन्वर्जन से गुजरेगा, उस रिंग की वजह से जो उसने पहनी है। लड़ाई और भी इंटेंस हो जाती है और मॉन्स्टर समझ जाता है कि यह उसका अंत होने वाला है। अपने फाइनल अटैक के लिए वॉरियर अपनी सबसे मजबूत स्ट्राइक इस्तेमाल करने का फैसला करता है। गंभीर एक्सप्रेशन के साथ वह अपनी आखिरी चाल चलने के लिए तैयार होता है और एक विशाल शक्तिशाली एक्सप्लोजन पूरे स्थान को भर देता है। रोशनी का एक बड़ा विस्फोट होता है जिससे मॉन्स्टर चीखता है और टूटकर बिखर जाता है। शिरामची पूरी तरह बेहोश होकर गिरने लगती है। हम देखते हैं कि उसका शरीर जमीन से टकराने वाला है, लेकिन सौभाग्य से प्रोटैगोनिस्ट वहां पहुंच जाता है और उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और लड़की चौंक कर होश में आती है। मुस्कुराते हुए योशिटो राहत महसूस करता है यह देखकर कि उसे कोई चोट नहीं आई, जबकि वह टफ लड़की उसे बचाने के लिए धन्यवाद देती है। माना वहां आती है और कहती है कि अच्छा है कि वे दोनों ठीक हैं, लेकिन उन्हें कर्स को याद रखना होगा। लड़की अपने दोस्त को पोषण का वायल देती है, कहती है कि अगर वह इसे इस्तेमाल करे तो वह ठीक हो जाएगी। हैरान होकर ब्लॉन्ड लड़की कहती है कि क्रीचर होली वाटर के इफेक्ट खत्म होने का इंतजार कर रहा था। अचानक रेड स्क्रीन्स दिखाई देने लगते हैं जिससे हमारा लड़का चौंक जाता है। वह डर जाता है, लेकिन रिंग के इफेक्ट को याद करता है और सोचता है कि यह ऑब्जेक्ट कितनी देर तक टिकेगा। हमें पता चलता है कि रिंग जब पहनी जाती है हर 5 सेकंड्स में डेथ इफेक्ट देती है। योशिटो चौंक जाता है, रेड स्टोन टूटने लगता है और एक बैंगनी धुंध निकलती है। लड़का दुआ करता है कि यह उसके हाथ में एक्सप्लोड न हो जाए और किस्मत को और नहीं आजमाने का फैसला करते हुए वह अपनी उंगली से रिंग निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह निकलती नहीं है। रेड स्टोन से एक तेज रोशनी निकलने लगती है जिससे वह ठंडे पसीने में भीग जाता है, लेकिन तभी अचानक एक मैसेज आता है कि बॉडीज का स्किल रैंकेट्स अपने मैक्स तक पहुंच गया है और रिंग ऑफ बॉडीज अब प्यूट्रिड रिंग में बदल जाएगी। ब्लॉन्ड लड़की पूछती है कि क्या हुआ
खुद भी नहीं जानते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसके उठाए गए आइटम के साथ कुछ अजीब हुआ, लेकिन क्योंकि इसका कोई खास इफेक्ट नहीं दिखता, वह रिंग को अपनी उंगली से निकालने का फैसला करता है। लड़कियों की ओर मुड़ते हुए योशिटो पूछता है कि अब अगला कदम क्या है। सोचते हुए माना कहती है कि यूरी बहुत डर गई थी, इसलिए बेहतर होगा कि वे मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करें और वापस लौट जाएं। गिल्ट महसूस करते हुए काले बालों वाली लड़की माफी मांगती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे आराम करने को कहती है। दृढ़ होकर शुरोमची कहती है कि वह कम से कम मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करेगी, और कुछ मिनट बाद हम देखते हैं कि वह सच में अपना वादा निभा रही है। लेकिन कुछ घंटों बाद बाकी दोनों थक चुके हैं, जबकि वह काम करती रहती है। हमें पता चलता है कि पीफेनी का कॉन्क्वेस्ट बिना किसी बड़े इशू के चलता रहा, और चैलेंजर्स की बड़ी संख्या के कारण अपर फ्लोर्स क्लियर हो गए। इसलिए एक हफ्ते में यह रिपोर्ट हुआ कि 30th फ्लोर पर बॉस रूम मिल गया है। हमें टोक्यो के चैलेंजर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है, जहां प्रोटैगनिस्ट अकेला कॉफी पी रहा है। अचानक एक बातचीत उसका ध्यान खींचती है। एक आदमी दूसरे से पूछता है कि क्या उसने उस सील्ड बॉस रूम के बारे में सुना है, जो किसी भी चैलेंजर को अंदर नहीं जाने दे रहा। कोई और आता है और योशिटो से इंतजार के लिए माफी मांगता है। ये उसके दो साथी हैं। उत्साहित वह पूछता है कि क्या आज वे बॉस रूम देखने जाने वाले हैं। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या उसे पहले से पता है कि अंदर कैसे जाना है। मुस्कुराते हुए लड़की कहती है कि उसके किसी जानने वाले को लास्ट फ्लोर पर एक क्लू मिला है। हमारा लड़का हैरान रह जाता है। धीरे बोलते हुए ब्लॉन्ड चैलेंजर कहती है कि क्लू एक छोटी सी लाइन है, एज प्रूफ ऑफ मेनी डेथ्स द प्रूफ ऑफ डिके राइजेस। उत्सुक होकर लड़का पूछता है इसका मतलब क्या है। और भी कंफ्यूज्ड होकर पिंक आइड लड़की कहती है कि उसे कोई आइडिया नहीं है। थोड़ी उम्मीद देने की कोशिश करते हुए यूरी कहती है कि उसे भी कुछ जानकारी मिली है। फिर बताती है कि टावर में बहुत से लोगों को एक ऐसी रिंग मिली है जिसमें डेथ इफेक्ट है। मना पूछती है कि क्या ताकामिची के पास अभी भी उसकी रिंग है। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट अपना इन्वेंट्री खोलता है, ब्रूनेट चैलेंजर कहती है कि शायद हर व्यक्ति को सिर्फ एक ही रिंग मिल सकती है, इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि यह आइटम ही की हो सकता है। हमारा लड़का कहता है कि बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भी उसे दूसरी रिंग नहीं मिली। फिर अपनी साथी द्वारा कही गई लाइन को याद करते हुए काले बालों वाली लड़की कहती है कि शायद रिंग पहनने के बाद भी बॉस रूम नहीं खुलता। सब कुछ जोड़ते हुए योशिटो चलना शुरू करता है। बिना पीछे मुड़े कहता है कि उन्हें पीफननी जाना होगा, क्योंकि शायद सिर्फ उसकी रिंग ही बॉस रूम खोल पाएगी, क्योंकि वह एक मैजिक की है। कुछ मिनट बाद ट्रियो जल्दी से टावर के 30th फ्लोर पर पहुंच जाता है। अपने मन में हमारा लड़का सोचता है कि अगर वह गलत हुआ तो क्या करेगा, क्योंकि वह आखिरी चीज जो चाहता है वह ये है कि लड़कियों के सामने बेवकूफ लगे। जिज्ञासा से यूरी सीधे पूछ लेती है कि प्रोटैगनिस्ट को क्यों लगता है कि रिंग डोर खोलेगी। समझाते हुए वह कहता है कि रिंग का डेथ इफेक्ट अपनी लिमिट पर पहुंचने के बाद वह ऑब्जेक्ट एक दूसरे आइटम में बदल गया। ब्रूनेट चैलेंजर पूछती है कि उसका क्या मतलब है। उसने एक्सेसरी का डेथ इफेक्ट एक्टिवेट किया, फिर याद करते हुए कि उसके पास इन्फिनिट रिजरेक्शन स्किल है, भले ही उसने केवल रिवर्सल इस्तेमाल किया हो। योशिटो कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिंग ट्रांसफॉर्म होने के बाद अब कोई इफेक्ट नहीं रखती, जो काफी सस्पिशियस है, क्योंकि ऐसा होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। और यही क्लू काम आता है, क्योंकि उसके अनुसार उस फ्रेज का मतलब है कि तुम्हें डेथ इफेक्ट को बार बार ट्रिगर करना था जब तक रिंग सड़कर बदल न जाए। दोनों लड़कियां इस एक्सप्लेनेशन से उत्साहित हो जाती हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने यह सब गलती से समझ लिया और यह सोचकर शर्मिंदा हो जाता है कि वह ज्यादा बोल गया, लेकिन अब वह सिर्फ अपनी रिंग पर भरोसा कर सकता है और दुआ करता है कि वह मजाक न बन जाए। हमारा लड़का रिंग के साथ डोर खोलने की कोशिश करता है। मना उसे जोर से खोलने की कोशिश करती है। कुछ मिनट की कोशिश के बाद वह कहती है कि यह सच में असंभव है। अब ताकामिची की बारी है। डोर के पास जाकर वह अपनी प्रेडिक्शन पर भरोसा करने की कोशिश करता है और रिंग वाली हाथ को आगे बढ़ाकर डोर को खुलने का आदेश देता है, लेकिन कुछ नहीं होता और एक ऑकवर्ड सन्नाटा छा जाता है। मर जाने जैसा महसूस करते हुए वह सोचता है कि वह सच में गलत था, जबकि उसके साथी कहते हैं कि शायद प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। अचानक रिंग का नीला स्टोन चमकने लगता है, ठीक बॉस रूम डोर की तरह, जैसे जादू से पैसेज खुल जाता है, जिससे प्रोटैगनिस्ट को बहुत राहत मिलती है। अपने मन में उसे एहसास होता है कि डोर खोलने में इतना ध्यान लगा कि वह भूल गया कि अब उसे बॉस से लड़ना होगा। एक ऐसा बॉस जो 30th फ्लोर पर है, जिसका मतलब है कि वह हर्मिस टावर वाले से भी ज्यादा मजबूत होगा। चिंतित होकर योशिटो मुड़ता है और कहता है कि उन्हें रीग्रुप करना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। मॉन्स्टर अपना हाथ बढ़ाता है, फिर हमारे लड़के को पकड़ लेता है और उसे अंदर घसीट लेता है, जिससे लड़कियां घबरा जाती हैं। अंदर वह हवा में उछाल दिया जाता है, लेकिन किसी तरह खुद को संभालकर जमीन पर उतरता है। चिल्लाते हुए और ठंडे पसीने में भीगते हुए वह अपने साथियों से कहता है कि वे अंदर न आएं।
अचानक डोर बंद हो जाता है और एक लाल रोशनी का सर्कल दिखाई देता है। खड़े होते हुए तकामिची समझ जाता है कि एक बार अंदर जाने के बाद बाहर निकलना संभव नहीं है। उसके सामने नीली रोशनी का एक बड़ा स्पाइरल घना धुआं छोड़ता है जब तक कि पोर्टल से मॉन्स्टर का पैर बाहर नहीं आता, और कुछ ही पलों में बॉस उनके सामने खड़ा होता है और वे उसे घूरते हैं, स्थिर, लड़ाई के लिए तैयार। वह मॉन्स्टर जिसके चेहरे पर लाश जैसा भाव है और एक लाल आंख है, अपनी स्टाफ जमीन पर मारता है जिससे एक बड़ा प्रकाश विस्फोट होता है और चैलेंजर्स की आत्माओं में झांकने के बाद वह एक डरावनी गर्जना करता है। तेज हवा उठती है। अपनी सोड हाथ में लिए योशिटो कहता है कि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वह डोर खोलने की जिम्मेदारी ले। एल्डर बोन प्रीस्ट ट्रियो को घूरता रहता है, फिर किसी दूसरी भाषा में कुछ कहता है। अचानक वह क्रीचर नीली आग से चैलेंजर्स को घेर देता है। स्थिति को और खराब करते हुए स्केलेटन्स उन फ्लेम्स से निकलने लगते हैं, एक आर्मी की तरह इकट्ठा होते हुए। सोचते हुए हमारा लड़का कहता है कि अगर उसने जल्दी सब खत्म नहीं किया तो वे बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। बिना झिझक योशिटो एल्डर पर टूट पड़ता है, सोल्जर्स को नजरअंदाज करने के लिए दृढ़, क्योंकि असली लक्ष्य मेन एनिमी को मारना है। हमारा लड़का एक हिट लगाने में सफल होता है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसकी सोर्ड सिर्फ मॉन्स्टर की शील्ड से टकराती है, जिससे एक एक्सप्लोजन होता है और वह दूर जा गिरता है। घबराकर प्रोटैगनिस्ट समझता है कि उसके ओपोनेंट के पास परफेक्ट डिफेंस है। अचानक एक स्केलेटन उसके पीछे प्रकट होता है, हमला करने के लिए तैयार, और क्योंकि वह सामने वाले दुश्मन पर ध्यान दे रहा होता है, वह एक वार खा लेता है जिससे उसके मुंह से स्ट्रॉबेरी जूस निकल जाता है और वह डबल अटैक का शिकार होने वाला होता है। हमारा लड़का सोचता है ये कैसे संभव है। एक मैसेज आता है जो चेतावनी देता है कि वह मर गया और पेनल्टी के रूप में -40 डिफेंस डिबफ लगेगा, लेकिन इन्वर्जन स्किल की वजह से वह +40 में बदल जाता है। मौत से वापस आकर तकामिची स्केलेटन पर वार करता है जो किसी तरह ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वह पूरी ताकत से उसे पार कर जाता है। प्रोटैग कहता है कि भले ही वे सिर्फ हड्डियां हैं, उनके अटैक्स का वजन और उनकी स्पीड नीचे के फ्लोर्स से बिल्कुल अलग स्तर की है। हम देखते हैं कि प्रोटैग फिर से हारने वाला है, क्योंकि वह एक नहीं बल्कि कई स्केलेटन से लड़ रहा है, जो यह भी दिखाता है कि वे स्मार्ट हैं। मॉन्स्टर्स उसके हाथ पकड़ लेते हैं, उसे पूरी तरह जकड़ लेते हैं। तभी बोन प्रीस्ट करीब आता है, जिससे योशिटो समझ जाता है कि वह बुरी तरह फंस चुका है। अचानक कुछ बॉस का ध्यान खींचता है और वह मुड़कर देखता है। हमारा लड़का सोचता है क्या हो रहा है और जल्दी ही देखता है कि वह यूरी और माना है। डार्क हेयर्ड चैलेंजर अपनी पावर छोड़ती है जो सीधे स्केलेटन आर्मी की ओर जाती है, एक बड़ा पानी का विस्फोट करती हुई। खुश होकर लड़की चिल्लाती है कि उन्होंने कर दिखाया, लेकिन जल्दी ही उसके चेहरे का भाव बदल जाता है क्योंकि स्केलेटन्स अभी भी खड़े हैं, भीगे हुए लेकिन खड़े। सकिया हड्डियों के ढेर को करीब आने से रोकने की कोशिश करती है। घिरी हुई लड़कियां सोचती हैं क्या करें। चिल्लाते हुए प्रोटैग स्केलेटन्स को आदेश देता है कि वे उसे छोड़ दें, ये दिखाते हुए कि वह अपने साथियों के लिए बेहद चिंतित है। दुर्भाग्य से एल्डर उसे छोड़ने के मूड में नहीं है और अपनी स्टाफ जमीन पर मारते हुए तकामिची का एक हाथ उड़ा देता है। असहनीय दर्द में प्रोटैग चिल्लाने लगता है, जबकि बॉस उसे देखकर आनंद लेता है। स्केलेटन्स उसे पकड़े रहते हैं ताकि उनका मास्टर अपना काम जारी रख सके। हमारा लड़का फिर चिल्लाता है और अब एक हाथ और एक पैर के बिना क्रीचर से रुकने की भीख मांगता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। हम सिर्फ स्ट्रॉबेरी जूस को हर तरफ उड़ते हुए देखते हैं जब तक उसकी चीखें बंद नहीं हो जाती और वह अपने ही फ्लूइड्स के गड्ढे में गिर जाता है। प्रोटैग अभी भी जिंदा है, एल्डर को देखता है और कहता है कि उसे अभी स्टाफ ट्रॉमा मिला है। योशिटो दूसरी बार मर जाता है। बॉस खुशी से पागल हो जाता है। कुछ समय बाद लड़का अपनी आंखें खोलता है और जो उसने देखा था उसे याद करके डर से पसीने में भीग जाता है। और भी बुरा, उसका दिमाग उन पलों को बार बार दोहराने लगता है जब उस पर हमला हुआ था, और भले ही उसके हाथ पैर अब वापस आ गए हैं, हमारा लड़का कांपना बंद नहीं कर पाता, जबकि वह अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लेता है। फिर एक डरावनी चीख निकालता है जब तक उसकी सांस खत्म नहीं हो जाती और वह आगे गिर जाता है। स्क्रीन को घूरते हुए वह सोचता है कि अगर वह वापस नहीं गया तो कोई भी यूरी और माना को नहीं बचा पाएगा, इसलिए उसे जल्दी रिवाइव होकर बोन प्रीस्ट को हराना होगा। अब भी घबराते हुए वह कहता है कि उसके पास टूटने का समय नहीं है और उसे पता है कि उसे क्या करना है। समस्या यह है कि वह कांपना बंद नहीं कर पा रहा। लड़ाई में वापस जाने से पहले तकुमिची सोचता है कि चाहे कुछ भी हो, उसे अपना रीस्पॉन लोकेशन बदलना होगा। प्रोसेस पूरा होने के बाद
वह बॉस के पीछे वापस आता है। जब वह प्रकट होता है, दोनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं। हमारा लड़का क्रीचर का ध्यान खींचने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह उन लाल आंखों को याद करता है, उसका हाथ फिर से लगातार कांपने लगता है। स्केलेटन आर्मी के सामने खड़ा हुआ मुख्य लड़का अपने चेहरे पर हाथ रखता है और कहता है कि यह कितना शर्मनाक है कि वह हिल भी नहीं पा रहा। लेकिन जब वह देखता है कि उसके साथियों के साथ कुछ बुरा होने वाला है, एक गुस्सा उसके शरीर पर हावी हो जाता है, जबकि बॉस उसे घूरता है। अचानक एक एक्सप्लोजन उस लाल सर्कल में होता है जो डोर को सील कर रहा था, जिससे हमारा लड़का चौंक जाता है। पीछे मुड़कर वह एक आदमी को देखता है जिसके पास एक विशाल सोर्ड है जो उस छेद से बाहर आ रहा है। प्रीस्ट की ओर बढ़ते हुए वह अजनबी कहता है कि उसने सुना था कि कोई भी डोर नहीं खोल पा रहा, इसलिए उसने फोर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अंदर पहले से लोग होंगे। धूल बैठने के बाद वह आदमी आसपास की स्थिति को देखता है, जब तक कि वह मेन गाय को डर के मारे रोते हुए नहीं देखता। अपनी गर्दन खुजलाते हुए वह कहता है कि लगता है ट्रियो का दिन अच्छा नहीं चल रहा। अचानक दो स्केलेटन्स तकामीची की ओर दौड़ते हैं, लेकिन उसे उस आदमी की सोर्ड बचा लेती है जो अभी आया है। क्रीचर्स को खत्म करते हुए वह कहता है कि वह लड़के की मदद करेगा, इसलिए उसे आराम करना चाहिए क्योंकि वह डोमिनेटर्स के किंग कुराओकियोमी के सामने खड़ा है जो वहां किसी को मरने नहीं देगा। ये शब्द हमारे लड़के के दिमाग में गूंजते हैं। हमें पता चलता है कि डोमिनेटर किंग एक टाइटल है जो उन्हें दिया जाता है जिन्होंने 100 फ्लोर से ज्यादा वाले मैजिक टावर्स को कॉन्कर किया है, इसलिए जापान में उस लेवल के चैलेंजर्स बहुत कम हैं। अपनी सोर्ड घुमाते हुए वह आदमी कहता है कि बात बाद में करेंगे क्योंकि अब इस जगह को फ्लेम्स से डोमिनेट करने का समय है। आग हर जगह फैल जाती है और एक विशाल टॉर्नेडो दोनों को घेर लेता है। स्केलेटन्स चिल्लाने लगते हैं जब वे अपनी हड्डियों पर आग को पकड़ते हुए महसूस करते हैं। योशिटो कहता है कि यह इनक्रेडिबल है। एक और एक्सप्लोजन होता है जिससे प्रीस्ट मुश्किल में पड़ जाता है। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए क्रीचर हवा में कूदता है, लेकिन कोगुरा उसे भागने से रोक देता है। बॉस अपनी शील्ड एक्टिवेट करता है, जबकि डोमिनेटर एक डेडली स्ट्राइक देता है जिससे पावर्स का टकराव होता है। जल्दी ही पता चलता है कि प्रीस्ट को भारी नुकसान हुआ है और फिर एक और आग का विस्फोट होता है। हमारा लड़का अपने हाथों को चेहरे के सामने उठाता है ताकि खुद को बचा सके, जबकि वह आदमी पूरी शांति से स्थिति को देखता है। अचानक क्रीचर उसके पीछे प्रकट होता है, हमला करने के लिए तैयार, लेकिन एक ही पंच से दूर फेंक दिया जाता है। बॉस जमीन पर गिरता है। डोमिनेटर मुख्य लड़के की ओर मुड़कर कहता है कि फिनिशिंग ब्लो उसका है। कंफ्यूज्ड होकर तकामीची बस खाली नजरों से देखता है। कोबरा कहता है कि उसे नहीं पता लड़के ने वहां क्या झेला, लेकिन वह बहुत खराब हालत में है, इसलिए उसे मौका लेना चाहिए और सब खत्म कर देना चाहिए ताकि वह उस डर को अपने साथ न ले जाए। अब भी ठंडे पसीने में भीगा हुआ हमारा लड़का अपनी सोर्ड कसकर पकड़ता है और उसे धन्यवाद देता है। बॉस की आंखें फैल जाती हैं और वह एक आखिरी बार हमला करने का फैसला करता है ताकि वह मरे नहीं, लेकिन मेन गाय उससे तेज है और अपनी ब्लेड घुमाते हुए कहता है कि उसकी वजह से उसे फिर से लड़ने का मन हुआ। डोमिनेटर गर्व से यह दृश्य देखता है और पूछता है कि क्या इससे उसका डर खत्म हो गया। मुड़कर हमारा लड़का कहता है हाँ। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए ओकियोमी कहता है कि अब वह प्रफाननी टावर के डोमिनेटर को बधाई दे सकता है। घबराते हुए योशिटो आदमी से कहता है कि रुको, आखिरकार उसने सिर्फ बॉस को खत्म किया है, इसलिए असली क्रेडिट उसे नहीं मिलना चाहिए। विनम्रता से डोमिनेटर कहता है कि तरीका मायने नहीं रखता क्योंकि रिवॉर्ड उसी को मिलता है जिसने बॉस को हराया। मेन गाय कहता है कि इस स्थिति में वह सब कुछ उसे दे देगा, लेकिन वह मना कर देता है। फिर कहता है कि लड़के को रिवॉर्ड का इस्तेमाल और मजबूत बनने के लिए करना चाहिए। मुस्कुराते हुए कागुरा हमारे लड़के को अपने साथियों के साथ खुश देखता है। फिर कहता है कि उसके पास पहले से बहुत पैसा है और क्योंकि उसके पास उसका लॉयल स्क्वायर है जो उसका वेपन है, इसलिए उसे छोटे लड़के का रिवॉर्ड लेने की जरूरत नहीं है। ट्रियो उसे हैरानी से देखते हैं और वह कहता है कि अगर लड़का उसे धन्यवाद देना चाहता है तो उसे अपना नया यूनिक वेपन दिखाना चाहिए क्योंकि वह उसे देखने के लिए उत्सुक है। थोड़ा नर्वस होकर प्रोटैगनिस्ट मान जाता है और शिकायत करता है कि यूनिक वेपन एक स्टाफ है। आइटम पर क्लिक करते ही वह चमकते हुए सबके सामने प्रकट होता है और सभी चौंक जाते हैं। योशिटो की आंखें फैल जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि उसके पास अब आर्केनम एक्वा हैप्पी है। डोमिनेटर कहता है कि यह एक मैजिक स्टाफ है और पूछता है कि क्या लड़का मैजिक में अच्छा है। वेपन पकड़ते हुए हमारा लड़का कहता है कि नहीं, इसलिए यह स्टाफ यूरी के पास रहना चाहिए जो स्पेल्स में बहुत अच्छी है। हैरान होकर लड़की कुछ कह नहीं पाती। प्रोटोगोनिस्ट पूछता है क्या हुआ। समझाते हुए चैलेंजर कहती है कि वह इस आइटम को रखने की हकदार नहीं है, जिससे हमारा लड़का और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। शुरामची कहती है कि उसने यूरी से बात की थी कि वे किसी भी चीज में मदद नहीं कर पाए, सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि पिछले बॉस की लड़ाई में भी, जिससे वे लड़के के लिए सिर्फ बोझ बन गए।
इसलिए दोनों सोचते हैं कि टीम बनाना शायद अच्छा फैसला नहीं था। असहमति जताते हुए तकमिची कहता है कि वह समय गिना नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कागुरा नहीं होता तो वह उन्हें बचा नहीं पाता। यह सुनकर साकिया मुस्कुराती है। फिर लड़की पूछती है कि क्या उसे अभी तक यह एहसास नहीं हुआ कि वे ऐसे लोग बन गए हैं जिन्हें बचाने की जरूरत है। ठंडे पसीने में भीगते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसका वह मतलब नहीं था, लेकिन लगता है अब देर हो चुकी है, क्योंकि ब्लॉन्ड लड़की कहती है कि इसी वजह से वे दोनों और मजबूत बनने वाले हैं। कंफ्यूज्ड होकर हमारा लड़का पूछता है इसका क्या मतलब है। यूरी फिर कहती है कि वे दोनों ऐसे टावर्स को खुद ही चैलेंज करेंगे। माना जोड़ती है कि जब वे मजबूत हो जाएंगी तो वे जरूर टीम में वापस आएंगी। दृढ़ होकर डार्क हेयर्ड चैलेंजर कहती है कि इसलिए लड़के को स्टाफ अपने पास रखना चाहिए, लेकिन वह आइटम उसे फेंक देता है और कहता है कि अगर वे टावर्स क्लियर करने जा रही हैं तो उसके पास वेपन होना और भी जरूरी है, क्योंकि जो भी मजबूत बनना चाहता है उसे अपने पास जो कुछ है उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। मना करने की इच्छा के बावजूद शेरमची बहस करना छोड़ देती है। अचानक एक मैसेज आता है, प्रफनी टावर का बॉस डिफीटेड हो चुका है और टावर 10 सेकंड्स में टेलीपोर्ट होने से पहले गायब हो जाएगा। कहता है कि वह बाद में उनसे कहीं और मिलेगा। कागुरा कहता है कि यह काफी मैच्योर गुड बाय था। बैठते हुए योशिटो कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वह इस स्थिति से सच में दुखी है। आदमी पास आता है और उसे नाम से बुलाता है, जिससे वह चौंक जाता है। चैलेंजर कहता है कि उसने लड़कियों को उसे ऐसे बुलाते सुना, फिर पूछता है कि वह उसके साथ क्यों नहीं आता, क्योंकि उसके पास अभी कुछ फ्री टाइम है। मुड़कर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या उसे उससे कोई काम है। स्ट्रेच करते हुए वह कहता है कि उसे टोक्यो डिपार्टमेंट की हेड ने बुलाया है, लेकिन वह आम तौर पर सेंट्रल रीजन में रहता है, जिसका मतलब है कि अगर उसे वहां बुलाया गया है तो काम काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसलिए वह मीटिंग से पहले समय बिताने के लिए फनी आया था, लेकिन वहां उसकी मुलाकात लड़के से हो गई। चलते हुए ताकुमीची पूछता है कि वह आदमी उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है, क्योंकि उसने उसकी इन्फिनिट रेजरेक्शन एबिलिटी भी नहीं देखी, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए। मुड़कर ओकियोमी कहता है कि उसने फुयुने से सुना कि यह लड़का नई जनरेशन का एक प्रॉमिसिंग डोमिनेटर है। यही सुनकर प्रोटैगनिस्ट चौंक जाता है। हैरान होकर वह पूछता है क्या बॉस ने सच में ऐसा कहा, और वह पुष्टि करता है। आदमी कहता है कि वह उसे बॉस रूम में देखकर हैरान था, क्योंकि उसे लगा था कि वह बस एक सामान्य व्यक्ति है। शर्मिंदा होकर हमारा लड़का कहता है कि वह एक साधारण आदमी है, क्योंकि वह प्रीस्ट के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया। उसे हल्का धक्का देते हुए डोमिनेटर कहता है कि ऐसे में उसे अगली बार और कोशिश करनी चाहिए। फिर जोड़ता है कि अभी भी मीटिंग से पहले काफी समय है, इसलिए वह और योशिटो साथ में शॉपिंग करने प्रोटैगनिस्ट जा सकते हैं ताकि थोड़ा रिलैक्स कर सकें, और उसका खर्च वह खुद उठाएगा, क्योंकि सबसे पहले लड़के को समझदारी से पैसे खर्च करना सीखना चाहिए। हमारा लड़का कहता है कि वह जापान के कुछ ही किंग डोमिनेटर्स में से एक से फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने वाला है, जिससे वह बहुत उत्साहित हो जाता है। कुछ घंटों की शॉपिंग के बाद तकामीची और कुरा अपने नए लुक के साथ दिखाई देते हैं। डिपार्टमेंट हेड के सामने बिना ज्यादा रिएक्शन दिखाए महिला पूछती है कि वे कौन हैं। गुस्से में प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे वह नहीं पूछना चाहिए जो वह पहले से जानती है। कंफ्यूज्ड होकर महिला कहती है कि वे अजीब तरह से कपड़े पहने हुए हैं। हमारे लड़के की ओर देखते हुए डोमिनेटर कहता है कि भले ही किसी के पास बहुत पैसा और सफलता हो, अगर उसके पास अच्छा फैशन सेंस नहीं है तो वह सब बेकार है। फिर लड़की कहती है कि भले ही यह सही हो, लेकिन ये कपड़े अभी भी अजीब हैं। चिल्लाते हुए योशिटो कहता है कि उसे फैशन में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह शायद घर पर अकेले रहते समय ढीले ढाले कपड़े पहनती होगी। कुछ सेकंड तक चुप रहने के बाद महिला खड़ी होती है। फिर वह अपनी एक फोटो दिखाती है जिसमें कैप्शन लिखा है कि डिपार्टमेंट चीफ का अपनाया गया फैशन ट्रेंड अब 7 सबसे लोकप्रिय ट्रेंड्स में शामिल है, और यह देखते ही योशिटो घुटनों के बल गिर जाता है। हमारा लड़का माफी मांगता है, जबकि आदमी हंसता है। सीधे मुद्दे पर आते हुए कागुरा फू से पूछता है कि उसने उसे क्यों बुलाया। फिर युवा महिला कहती है कि इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, और वह यह कि टोक्यो का चैलेंजर डिपार्टमेंट एक बड़े पैमाने का ऑपरेशन करने वाला है। उत्सुक होकर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कैसा ऑपरेशन। डिपार्टमेंट चीफ समझाती है कि यह ऑपरेशन कंटो के सबसे बड़े मैजिक लॉट में किया जाएगा, जिसका लक्ष्य ज़्यूस टावर को जीतना है। आदमी कहता है कि उसे पहले से इसका अंदाजा था, क्योंकि हाल ही में हायर फ्लोर्स की कॉन्क्वेस्ट में मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है और डिपार्टमेंट अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। महिला कहती है कि ज़्यूस के अपर फ्लोर्स के रिवॉर्ड्स ऑपरेशन में शामिल
सभी लोगों में बांटे जाएंगे, फ्रंट लाइन से लेकर सपोर्ट यूनिट्स तक। और इसके अलावा वॉलंटियर्स को उनकी एबिलिटीज के अनुसार असाइन किया जाएगा, क्योंकि इस मैजिक टावर का डेंजर लेवल सामान्य टावर से तुलना नहीं किया जा सकता और डिपार्टमेंट के नेतृत्व में होने के बावजूद भी मौतों की संख्या ज्यादा रहने की उम्मीद है। इसलिए वह चाहती है कि डोमिनेटर फ्रंट लाइन में रहे ताकि कैजुअल्टीज कम हो सकें। आखिरकार वही है जिसने सेंट्रल रीजन के हेस्टिसस ग्रेट मैजिक टावर को कॉन्कर किया था। सिर झुकाकर कुरा कहता है कि अगर उसकी मौजूदगी से लोगों की जान बच सकती है तो वह अपनी पूरी ताकत लगा देगा। सोचते हुए योशिटो समझता है कि वह वहां सिर्फ एक्स्ट्रा है। अचानक डोमिनेटर कहता है कि उसकी एक शर्त है, क्योंकि वह लड़के को भी अपने साथ फ्रंट लाइन पर ले जाना चाहता है। फ्यून कहती है कि यह ठीक है, जिससे प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह डर जाता है। मुस्कुराते हुए आदमी कहता है कि वह उस पर भरोसा कर रहा है, जबकि हमारा लड़का चिल्लाता है, क्या मतलब, हमें प्रोटियस मैजिक टावर में ले जाया जाता है। अपना हाथ फैलाते हुए ओकियोमी प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि क्या वह लेवल अप करने के लिए तैयार है। उससे पहले हमें पता चलता है कि डिपार्टमेंट चीफ ने कहा था कि ज़्यूस को कॉन्कर करने की योजना अब भी जारी है, इसीलिए ड्यूओ इस समय का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बिना झिझक डोमिनेटर पूछता है कि आसपास कोई ऐसा मैजिक टावर है जो लेवलिंग के लिए अच्छा हो, क्योंकि तकामिची को फ्रंट लाइन पर ले जाने से पहले वह उसे जितना हो सके ट्रेन करना चाहता है। हमारा लड़का पूछता है क्या उसके पास कोई चॉइस है, लेकिन आदमी कहता है नहीं। कंफ्यूज्ड होकर वह पूछता है कि डोमिनेटर उसे साथ क्यों ले जाना चाहता है। फिर कगुरा कहता है कि वह सिर्फ चाहता है कि लड़का मजबूत बने। आखिरकार उससे ज्यादा सूटेबल कोई नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन प्रोटैगनिस्ट को बिल्कुल मदद नहीं करता। फिर फ्यूने कहती है कि अगर लेवलिंग की बात है तो वह प्रोटियस मैजिक टावर रिकमेंड करती है, क्योंकि इसमें बिना किसी स्पेशल ट्रेट के भी हाई लेवल मॉन्स्टर्स हैं और मैजिक स्टोन्स की बड़ी खान है, जिससे यह एडवेंचरर्स के बीच काफी पॉपुलर जगह है। डोमिनेटर कहता है कि फिर वहीं चलते हैं और मुड़कर जाने लगता है, कहते हुए कि वे बॉस को भी मारने का मौका लेंगे। टावर के अंदर हम ड्यूओ को देखते हैं जो योशिटो के सामने एक आर्मर्ड सोल्जर को देख रहे हैं। ओकियोमी कहता है कि वह देखना चाहता है कि युवा लड़का अकेले कितना आगे जा सकता है। गहरी सांस लेकर हमारा लड़का अटैक के लिए तैयार होता है और कहता है कि वह कोशिश करेगा। सोल्जर तेजी से वार करता है जो चैलेंजर के गाल को छू जाता है। हमारा लड़का झुककर काउंटर अटैक करता है, जिससे एनिमी पीछे हटता है और जोर से जमीन पर गिरता है, लेकिन तुरंत उठकर क्रीचर अपनी सोर्ड फिर उठाता है, ऊपर देखते हुए मुस्कुराता है। तकामिची कहता है कि वह स्विंग बहुत वाइड था। सोल्जर घुटनों पर गिर जाता है, जिससे लड़का राहत महसूस करता है, लेकिन अचानक कुरा चिल्लाता है, चेतावनी देता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ। जब प्रोटैगनिस्ट पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसके ओपोनेंट ने अपनी सोर्ड फेंक दी है और अब वह सीधे उसकी ओर आ रही है। अपने मन में डोमिनेटर कहता है कि वह मदद करना चाहता है, लेकिन साथ लड़ने से पहले वह खुद देखना चाहता है कि लड़का क्या कर सकता है। देखते हुए कि यह वार घातक है, आदमी खुद से माफी मांगता है। हमारा लड़का पीछे फेंक दिया जाता है और उसकी बॉडी में सोर्ड धंसी हुई होती है। उसकी आंखों में जीवन का कोई संकेत नहीं होता। सोल्जर अपना वेपन उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मेन गाय वापस जिंदा हो जाता है और उसका हाथ काट देता है, चेतावनी देता है कि वह वार सच में दर्दनाक था, अब वह इसे खत्म करने वाला है। किनारे से देखते हुए ओकियोमी कहता है कि जैसा उसने सोचा था, लड़का अमर है और मिशन में उसके साथ चलने के लिए सबसे उपयुक्त है। अपने ओपोनेंट को दबाने के बाद मेन गाय कहता है कि अब जब उसका वेपन चला गया है वह उसे हरा नहीं सकता, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए सोल्जर जादू की तरह एक और सोर्ड बना लेता है और एक और घातक वार करता है। फिर से जिंदा होकर योशिटो कहता है कि यह दूसरी बार है जब क्रीचर ने उसके दिल पर वार किया है और बिना किसी डर के फिर से लड़ाई में कूदते हुए कहता है कि वह इसे ऐसे नहीं जाने देगा। दोनों की सोर्ड्स टकराती हैं जब तक मेन गाय को पीछे हटना नहीं पड़ता ताकि वह हिट से बच सके। हवा में रहते हुए वह आर्मर्ड मॉन्स्टर के हर वार को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसके दिमाग में निराशा है कि वह एक भी निर्णायक हिट नहीं लगा पा रहा। अचानक दूर एक चमक दिखाई देती है और वह पूरी ताकत से लड़के को पीछे उड़ा देती है। अपनी तेजी के कारण तकामिची आसानी से जमीन पर उतर जाता है, लेकिन जब वह आगे देखता है तो उसे पता चलता है कि और एनिमीज आ गए हैं। अचानक कई सोर्ड्स उसके सिर की ओर उड़ती हैं, लेकिन किस्मत से वे जमीन पर गिर जाती हैं। क्रीचर्स करीब आने लगते हैं। मुस्कुराते हुए हमारा लड़का कहता है यह मजाक होना चाहिए, क्योंकि 4 सोल्जर्स उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। वह उनके अटैक्स को ब्लॉक करना शुरू करता है, लेकिन एक वार ज्यादा जोर से आता है, लगभग उसे लग ही जाता है। खुद को बचाने के लिए योशिटो पलटकर हमला करता है, जिससे एनिमीज पीछे हटते हैं। इसके बाद वह एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करता है ताकि वह फिर से न मरे। सोचते हुए मेन गाय समझता है कि स्थिति खराब है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो
तो अंत पहले जैसा ही होगा। अचानक कगुरा आगे आता है और कहता है, अब सिर्फ देखना बंद करने का समय है। एक ही बार में डोमिनेटर सोल्जर्स को उड़ा देता है, जिससे वे पत्थर की दीवार से टकराते हैं। मेन गाय की ओर देखते हुए आदमी कहता है कि उसकी पावर सच में इंप्रेसिव है, लेकिन अब उसकी बारी है अपनी असली ताकत दिखाने की। बिना झिझक डोमिनेटर अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है और अपनी सोर्ड की आग से सोल्जर्स को जला देता है। थोड़ा दूर खड़ा हमारा लड़का ये सब मुंह खोले देखता है। अपना अटैक खत्म करने के बाद ओकियोमी अपने नए दोस्त को बुलाता है और कहता है कि वह और दिखाना चाहता था, लेकिन एनिमी एक ही हिट में खत्म हो गया। शॉक्ड होकर मेन गाय कहता है कि इतना ही काफी था ये समझने के लिए कि वह कितना मजबूत है। ये समझते हुए कि उसने लड़के को डरा दिया, डोमिनेटर कहता है कि उसका मतलब ऐसा नहीं था, वह बस दिखाना चाहता था कि वह कैसे लड़ता है। योशिटो चिल्लाकर कहता है कि वह अपनी मर्जी से डेस्परेटली नहीं लड़ रहा था। आदमी अपने हाथ जेब में डालकर कहता है कि वैसे भी आगे और मौके मिलेंगे। थका हुआ मेन गाय पूछता है, अगला कदम क्या है? डोमिनेटर कहता है कि फू के अनुसार आगे एक बड़ा मैजिक स्टोन माइन है, और क्योंकि मैजिक स्टोन्स क्रिस्टलाइज्ड माना होते हैं, मॉन्स्टर्स उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वे उन्हें अब्सॉर्ब करके मजबूत होते हैं। इसलिए माइन एरिया में आमतौर पर पावरफुल मॉन्स्टर्स होते हैं। मुड़कर वह पूछता है, क्या लड़के ने समझ लिया कि उन्हें क्या करना है? मेन गाय कहता है कि उन्हें मॉन्स्टर्स ढूंढकर सबको खत्म करना है। अपना हाथ आगे बढ़ाकर फिस्ट बम्प के लिए कुरा कहता है कि अब चलने का समय है। हमें एक और जगह पर ले जाया जाता है जो मैजिक स्टोन्स से भरी हुई है, जहां कुछ एडवेंचरर्स पिकैक्स से माइनिंग कर रहे हैं जबकि कुछ लड़कियां बैठकर आराम कर रही हैं। लेकिन ग्रुप को यह पता नहीं चलता कि एक भयानक क्रीचर उन्हें देख रहा है। कुछ समय बाद डोमिनेटर और तकामीची 25th फ्लोर पर पहुंचते हैं, जो मैजिक स्टोन माइनिंग एरिया है। ये देखकर कि लड़का कितना हैरान है, आदमी पूछता है क्या यह पहली बार है जब उसने ऐसी जगह देखी है। चारों ओर देखते हुए हमारा लड़का कहता है हाँ। फिर उसे याद आता है कि पिछली बार जब उसने मैजिक स्टोन्स ट्रेड किए थे तो उसने इतना पैसा कमाया था कि अपने सारे कर्ज चुका दिए थे। लेकिन अब अगर वे इस माइन के सारे मैजिक स्टोन्स बेच दें तो वे बेहद अमीर हो सकते हैं। उत्साहित होकर वह कहता है, अब माइनिंग शुरू करने का समय है। डोमिनेटर माफी मांगता है कि वह लड़के की योजना खराब कर रहा है और कहता है कि अगर इससे कोई अमीर बन सकता तो वहां बहुत ज्यादा एक्सप्लोरर्स होते। सोचते हुए हमारा लड़का कहता है, हाँ, वहां सच में इतने ज्यादा लोग नहीं हैं। समझाते हुए आदमी बताता है कि अगर एक ही जगह पर बहुत सारे मैजिक स्टोन्स होते हैं तो उनकी पावर कम हो जाती है, क्योंकि बनते समय वे आसपास की मैजिक के लिए आपस में कम्पीट करते हैं। इसीलिए उस एरिया के स्टोन्स इम्प्यूरिटीज से भरे होते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी कीमत ज्यादा नहीं होती। फिर भी बहुत से लोग वहां माइनिंग करते हैं। इसी वजह से मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने उस जगह को सुरक्षित बना दिया है ताकि कोई भी आसानी से वहां जा सके। थोड़ा आगे एक लड़की अपने दोस्तों के साथ एक बड़ा स्टोन मिलने पर खुशी मनाती है। अपने मन में मेन गाय कहता है कि यह ट्रियो काफी खुश दिख रहा है। यह दृश्य उसे अपनी पुरानी टीम की याद दिलाता है, क्योंकि लड़कियों से अलग होने के बाद उसे थोड़ा अकेलापन महसूस हुआ था। हालांकि वह ऐसा दिखाता नहीं। तभी कुरा आता है और उसका गला पकड़कर पूछता है कि क्या उसे उन लड़कियों में से कोई पसंद है, क्योंकि वह उन्हें देखना बंद नहीं कर रहा। अपने मन में हमारा लड़का कहता है कि यह आदमी बहुत परेशान करता है और खुद को छुड़ाकर कहता है कि उसे कोई पसंद नहीं है। टमर कहता है कि लड़का सच में सिरदर्द है। फिर वह पूछता है कि उसके साथ पहले यात्रा करने वाली लड़कियों में से उसे कौन पसंद थी। कहीं और यूरी कुछ अजीब महसूस करती है। जवाब न मिलने पर आदमी कहता है कि दोनों ही बहुत सुंदर थीं और उसे पता है कि मेन गाय उनमें से किसी को पसंद करता है या शायद फ्यूने को। हमारा लड़का उस ऑकवर्ड स्थिति से निकलने का तरीका नहीं समझ पाता। दूर टान चैलेंजर कहती है कि कुछ गड़बड़ है, जबकि उसकी दोस्त उसे लड़ाई पर ध्यान देने को कहती है। घबराकर तकामीची कहता है कि वह बेकार की बातें पूछना बंद करे। आखिरकार वे ट्रेनिंग के लिए आए हैं, रोमांस की बात करने नहीं। आदमी उंगली दिखाकर उसे ब्रैट कहता है और चुप रहने को कहता है। माइनिंग कर रही लड़कियों में से एक कहती है कि उन्हें थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए और बड़े रॉक्स वाले एरिया में पहुंचकर वे तुरंत काम शुरू कर देती हैं। लेकिन जैसे ही वह पिकैक्स चलाती है, शॉर्ट हेयर्ड लड़की का हाथ दुखने लगता है और वह कहती है, ये रॉक्स बाकी से ज्यादा सख्त हैं। फिर पूछती है, ऐसा क्यों है? दुर्भाग्य से एक मॉन्स्टर अपनी आंखें खोलता है, जिससे प्रोटैगनिस्ट का ध्यान तुरंत उसकी ओर जाता है। गुस्से में वह क्रीचर उठता है और लड़कियां उसकी साइज और शेप देखकर चौंक जाती हैं। बिना देर किए बीस्ट अपने सिर के ऊपर से निकले हाथों से हमला करता है और मैजिक रॉक्स चारों ओर फेंकता है। दुर्भाग्य से लड़कियां उन तेज टुकड़ों के सीधा रास्ते में होती हैं और बस अपने सिर को ढककर सबसे बुरा होने का इंतजार करती हैं। लेकिन सही समय पर योशिटो उनके सामने कूदता है और अपनी सोट से उन रॉक्स को हटा देता है।
मुड़कर वह पूछता है क्या वे ठीक हैं और कहता है कि वे भाग सकती हैं। राहत महसूस करते हुए लड़कियां उसे धन्यवाद देती हैं और वहां से निकल जाती हैं। अब वह अकेला क्रीचर के सामने है। हमारा लड़का कहता है कि उसने अच्छा बनने की कोशिश की, लेकिन जैसा हमेशा होता है उसकी प्लान्स वैसे काम नहीं करते। मैजिक रॉक्स उसके शरीर में ढंसे होने के साथ वह जमीन पर गिर जाता है। मेन गाय कहता है कि किसी को बचाते हुए मरना इतना बुरा नहीं है, लेकिन एक दिन वह ओकियोमी जैसा बनना चाहता है जो लोगों को बचाता है और कूल भी दिखता है। गुस्से में स्टोन क्रीचर उसे खत्म करने के लिए अपना पैर उठाता है। मरने से पहले तकामिची सोचता है कि मैजिक टावर्स को जीतने और बहुत पैसा कमाने के बाद वह क्या करेगा, इतना कि उसे किसी चीज की चिंता न करनी पड़े। लेकिन वह जल्दी ही समझता है कि उसके पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन वह यह जरूर जानता है कि ओकियोमी को देखकर, जिसने उसे और उसकी टीम को पी हेनी में बचाया, वह भी एक ऐसा एडवेंचरर बनना चाहता है जो दूसरों को शानदार तरीके से बचाए। अपनी स्किल से 5वीं बार रिवाइव होते हुए हमारा लड़का कहता है कि उस आदमी के लेवल तक पहुंचने के लिए उसमें अभी बहुत स्किल और एक्सपीरियंस की कमी है, इसीलिए उसे अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी होगी। मॉन्स्टर पर चार्ज करते हुए मेन गाय उसका ध्यान खींचता है और पूछता है क्या वह उसके साथ मरना चाहेगा। दृढ़ होकर वह अपना पहला वार करता है, लेकिन उसकी निराशा के लिए एनिमी का शेल बहुत कठोर है, जिसका मतलब है कि उसे काटना बिल्कुल आसान नहीं होगा। मुड़कर लड़का पूछता है कि कुगुरा कहाँ गया। हम देखते हैं कि वह माइन के एंट्रेंस पर है, माइनर्स को बाहर निकालने में मदद कर रहा है। एक युवा आदमी आता है और कहता है कि एक गार्ड के रूप में वह बस भाग नहीं सकता। टेमर कहता है कि उसे पता है कि उस मॉन्स्टर से निपटना उसकी जिम्मेदारी है और बाकी लोगों की भी, लेकिन आज किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका पार्टनर इसे संभाल लेगा। यह सुनकर योशिटो की आंखें फैल जाती हैं। अचानक मॉन्स्टर फिर से शार्प मैजिक रॉक्स फेंकता है, जिससे मेन गाय को बार बार अपनी सोड घुमानी पड़ती है। चिंतित होकर वह दौड़ना शुरू करता है ताकि उसे हिट न लगे, लेकिन रुक जाता है जब वह ओकियोमी को उसका नाम पुकारते सुनता है। मुस्कुराते हुए आदमी पूछता है क्या उसके पास इंटेलिजेंस है। चिल्लाते हुए हमारा लड़का पूछता है क्या वह ऐसे समय पर मजाक कर रहा है। हंसते हुए टेमर कहता है कि वह इंटेलिजेंस स्टैट की बात कर रहा है। अगर उसके पास उस स्टैट की अच्छी मात्रा है तो उसे ध्यान से देखना चाहिए ताकि मॉन्स्टर की टफनेस का राज समझ सके, जो जल्द ही दिखाई देगा। विदा लेते हुए आदमी कहता है कि वह सब कुछ उसके ऊपर छोड़ता है। ध्यान लगाकर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे एक बहुत ही गैर जिम्मेदार दोस्त मिला है। हमें पता चलता है कि इंटेलिजेंस एक स्टैट है जो मैजिक के साथ बढ़ता है और हर चीज में मैजिकल पावर होती है। जैसे जैसे ये स्टैट बढ़ता है, पावरफुल स्पेल्स की संख्या भी बढ़ती है। अपने मन में लड़का कहता है कि उसकी स्किल की वजह से उसकी इंटेलिजेंस बढ़ी, लेकिन इतनी नहीं कि वह मैजिक इस्तेमाल कर सके। लेकिन आश्चर्य की बात, जब वह पैनल देखता है तो उसे पता चलता है कि वह कर सकता है। कंफ्यूज्ड होकर वह सोचता है यह कैसे संभव है। फिर उसे याद आता है कि जब वह पहले मरा था उसकी इंटेलिजेंस बढ़ी थी, जिसका मतलब है कि उसकी दर्दनाक मौत का कुछ फायदा हुआ। बिना देर किए वह अपना मैजिक सेंस एक्टिवेट करता है, जो क्रीचर के शरीर के चारों ओर मैजिक का फ्लो दिखाता है, क्योंकि वह अभी अपनी नई स्किल को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा। योशिटो समझता है कि उसे और ध्यान केंद्रित करना होगा। अचानक उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर अपने शरीर को मैजिक से प्रोटेक्ट कर रहा है और यही कारण है कि उसका शेल इतना मजबूत है। क्रीचर प्रोटैगनिस्ट को घूरता है, उसके अगले मूव का इंतजार करता हुआ। अचानक उसके सिर के ऊपर 3 लाइट सर्कल्स प्रकट होते हैं। फिर सोचते हुए लड़का समझता है कि स्टोन की मैजिकल पावर जमा की जा रही है और अगर ऐसा है तो वह मुश्किल में है। मॉन्स्टर एक लाइट ब्लास्ट करता है जिससे हमारा लड़का पूरी ताकत से पीछे उड़ जाता है। जमीन पर गिरकर वह कहता है कि भले ही वह मैजिक शेल देख सकता है, यह बेकार है अगर वह क्रीचर को हरा नहीं सकता। लेकिन फिर जब वह दोबारा ध्यान देता है तो उसे पता चलता है कि शेल का शेप तब अनस्टेबल हो गया था जब वह आसपास की मैजिक से टकराया था, जिसका मतलब है कि एक मौका जरूर है। दृढ़ होकर तकामिची फिर से चार्ज करता है, कहता है कि वह शेल को तोड़कर क्रीचर को खत्म करेगा। अपनी नई स्किल का थोड़ा और इस्तेमाल करते हुए प्रोटैगनिस्ट समझता है कि क्योंकि एनिमी का डिफेंसिव शेल अस्थायी रूप से अनस्टेबल हुआ था, उसे बस इतना करना है कि वह पर्याप्त मैजिक से उस शील्ड को तोड़ दे। लेकिन पहले उसे एरिया को मैजिक से भरना होगा, जिसके लिए उसे आसपास के मैजिक स्टोन्स को तोड़ना होगा। मॉन्स्टर फिर हमला करता है, स्टोन्स की बारिश करते हुए। दौड़ते हुए हमारा लड़का बच निकलता है, लेकिन फिर दूसरी दिशा से आते स्टोन्स से टकरा जाता है। ये अटैक उसे कूदने पर मजबूर करता है। दीवार का सहारा लेकर एम्बेडेड स्टोन्स के पास पहुंचकर वह अपनी सोर्ड से उन्हें तोड़ना शुरू करता है। मुड़कर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह काफी होना चाहिए, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए मॉन्स्टर अब वहां नहीं है। क्रीचर उसके पीछे गिरता है और वह तुरंत अपना मैजिक मैनिपुलेशन स्किल एक्टिवेट करता है।
जब हजारों स्टोन्स उसकी ओर उड़ते हैं, तकामिची सोचता है कि ये एबिलिटी सिर्फ आसपास की मैजिक को इकट्ठा करती है, उसे पैदा नहीं करती। फिर भी उसके ओपोनेंट का शेल तोड़ने के लिए ये काफी होगा। बिजली की गति से चलते हुए प्रोटोगोनिस्ट क्रीचर पर एक घातक वार करता है, लेकिन जब वह देखता है कि शील्ड सिर्फ थोड़ा सा क्रैक हुआ है तो उसे एहसास होता है कि उसका अटैक अभी भी काफी मजबूत नहीं है, इसलिए उसे अपनी ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। तैयार होकर हमारा लड़का कहता है कि अब ब्लूम होने का समय है। फिर वह अपनी यूनिक स्किल चेन बर्स्ट फ्यूरियस एक्टिवेट करता है। मॉन्स्टर हमला करता है, वही करते हुए जो वह जानता है, खुद को डिफेंड करते हुए। लड़का सोचता है कि वह पहले 7 स्ट्राइक्स को चेन करेगा क्योंकि हर हिट के साथ उसकी ताकत बढ़ती है। फिर अंत में वह मैजिक जोड़कर अपनी पूरी ताकत छोड़ देगा। तरीका बदलते हुए क्रीचर बड़े बड़े पत्थर प्रोटोगोनिस्ट की ओर फेंकता है, जिसे वह झुककर ब्लॉक करता है। फिर वह कहता है कि उसे जल्दी नहीं है क्योंकि जितना ज्यादा मैजिक वह जमा करेगा उतना ही ज्यादा वह अपने ओपोनेंट पर वापस भेज सकेगा। जैसे ही मॉन्स्टर उसे अपनी ओर आते देखता है, वह फिर से अपने मैजिक पोर्टल्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके लिए बदकिस्मती से योशीटो अब पहले से भी ज्यादा तेज है। बहुत करीब पहुंचकर वह कहता है कि इस बार मॉन्स्टर उसके अटैक को रोक नहीं पाएगा। हमें पता चलता है कि मैसिव मैजिक सर्ज की वजह से उसका फाइनल अटैक ट्रांसफॉर्म हो गया। सब कुछ देखकर कगुरा कहता है कि लड़का उसकी उम्मीदों से आगे निकल गया। चिल्लाते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अब वह मॉन्स्टर के कोर और उसके शेल दोनों को नष्ट करेगा। नीले पेटल्स और स्टोन्स का एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और आखिरकार क्रीचर की शील्ड टूट जाती है, 2 हिस्सों में बंट जाती है और इस बार आग का एक्सप्लोजन होता है जो हमारे लड़के को दूर उड़ा देता है जब तक कि उसकी पीठ जोर से जमीन से नहीं टकराती। जब वह अपनी आंखें खोलता है, वह टेमर को मुस्कुराते हुए सामने देखता है, जिससे वह भी मुस्कुरा देता है। फिर अपना हाथ उठाकर थम्स अप देता है अपने नए पार्टनर के साथ। जैसे ही वे बाहर जाते हैं, तकामिची पूछता है कि बाकी एडवेंचरर्स ठीक हैं या नहीं, और आदमी कहता है हाँ। थोड़ा आगे वे लड़कियों को ढूंढ लेते हैं। हमारा लड़का ट्रियो को हाथ हिलाता है जबकि ओकियोमी कहता है कि मामला खत्म हो गया, लेकिन अचानक एक और एक्सप्लोजन होता है। सबको चौंकाते हुए एक विशाल मूंग प्रोटैगनिस्ट को पकड़कर बिना दया के कुचल देता है। कुरा तुरंत उसका नाम चिल्लाता है जबकि लड़कियां डर से पीछे हट जाती हैं। जल्दी ही प्रोटैगनिस्ट रिवाइव होकर फिर से सामने आ जाता है। अभी भी डरा हुआ वह पूछता है ये कितना बड़ा है। फिर समझता है कि उसे स्टील अनाहिलेटर से लड़ना होगा। सोचते हुए वह निष्कर्ष निकालता है कि यह एक एनोमली है, बहुत ही रेयर घटना। घबराते हुए भी वह अपनी सोर्ड कसकर पकड़ता है। अचानक स्टील सरपेंट हमला करता है, लेकिन डोमिनेटर की सोर्ड उसे रोक देती है। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि मॉन्स्टर अच्छा है, इसलिए वह अब सीरियसली लड़ेगा ताकि वह भी खाया न जाए। अपनी स्किल एक्टिवेट करते हुए ओकियोमी एरिया को कंट्रोल करने के लिए तैयार होता है। जलती हुई गर्मी के साथ फ्लेम्स स्टील एनाइलेटर के शरीर को घेर लेती हैं, लेकिन योशीटो ध्यान देता है कि उन फ्लेम्स का कोई असर नहीं हो रहा। जैसे ही मॉन्स्टर करीब आता है, कुरा कहता है कि क्रीचर के शेल में फायर रेजिस्टेंस है, जिसका मतलब है कि अब उसे ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करना होगा। बिना डर के वह एनाइलेटर पर टूट पड़ता है, जो अपना मुंह खोलकर उसे निगलने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से एनाइलेटर ज्यादा तेज है और लगातार कई हिट्स करता है। एक बिंदु पर वह समझता है कि मॉन्स्टर ने चीख मारी और पीछे हटते हुए कहता है कि वह उसे आसानी से नहीं खा सकता। अचानक एनिमी के शरीर में एक कंपार्टमेंट खुलता है, जिससे डोमिनेटर हैरान हो जाता है। उस कंपार्टमेंट के अंदर से एक तेज क्लॉ निकलता है और उसकी ओर बढ़ता है। हम देखते हैं कि यह सिर्फ एक क्लॉ नहीं है। चिंतित होकर योमी कहता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके ओपोनेंट के पास ऐसा वेपन होगा। दृढ़ होकर क्रीचर अपने सभी क्लॉज एक साथ फेंकता है। हवा में रहते हुए आदमी बचने की कोशिश करता है। प्रोटैगनिस्ट फिर से लड़ाई में कूदता है और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डोमिनेटर उसका नाम चिल्लाता है क्योंकि एक क्लॉ उसकी ओर आ रहा होता है। हमारा लड़का कुछ नहीं कर पाता और सीधा हिट खा लेता है। रिवाइव होकर वह कहता है ये बहुत दर्द करता है, लेकिन अपनी स्किल की वजह से वह एनिमी के बहुत करीब पहुंच जाता है। अपनी पावर एक्टिवेट करके वह कहता है कि अब मॉन्स्टर अपनी आंख को अलविदा कहे और अपनी सोर्ड सीधे उसकी आइरिस में घुसा देता है। क्रीचर तड़पने लगता है और उसे दूर फेंक देता है। लड़का हवा में गिरने लगता है, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले कागुरा उसे बचा लेता है। माफी मांगते हुए आदमी कहता है कि लड़का उसकी वजह से मर गया। पसीना बहाते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सबसे जरूरी चीज स्टील अनाहिलेटर को हराना है। अभी भी तड़पता हुआ मॉन्स्टर गुफा को नष्ट करना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी दूरी पर फिर से उन पर चार्ज करता है। हरे रेज उसके शरीर को घेर लेते हैं। जब वह एक शील्ड से टकराता है,
खुद को बचाते हुए। योशिटो को आखिर पता चलता है कि जब कोई मॉन्स्टर सेफ एरिया में घुसने की कोशिश करता है तो क्या होता है। इम्पैक्ट के बाद अनाहिलेटर जल्दी खुद को संभालता है और फिर प्रोटैगनिस्ट का सामना करता है, जो सोचता है कि वह क्या करने वाला है। अचानक विशाल सरपेंट जमीन के अंदर घुसने लगता है। कंफ्यूज्ड होकर प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या वह नीचे के फ्लोर्स पर जा रहा है, जबकि यह आम बात है कि मजबूत मॉन्स्टर्स ऊपर के फ्लोर्स पर रहते हैं। मुड़कर लड़का कहता है कि अगर वह नीचे के लो लेवल एडवेंचरर्स पर हमला करता है जो तैयार नहीं है तो एक त्रासदी होगी। कूरा सहमत होता है और कहता है कि अगर उन्होंने उसे बाहर निकलने दिया तो बहुत लोग मरेंगे। योशिटो जल्दी उस छेद तक जाता है जो मॉन्स्टर ने बनाया था और कहता है कि वह सच में फ्लोर्स के बीच मूव कर सकता है। डोमिनेटर कहता है कि आमतौर पर हर फ्लोर में सेफ जोन्स के एंट्रेंसेस होते हैं ताकि मॉन्स्टर्स दूसरे फ्लोर्स तक न जा सकें, लेकिन कुछ रेयर एक्सेप्शंस होते हैं जहां बीस्ट्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे एक खास तरीके से मूव कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि अनाइलेटर उनमें से एक है। ओकियोमी समझाता है कि ऐसे बीइंग्स को डिपार्टमेंट एक स्पेशल कैटेगरी में रखता है ताकि उन्हें सही तरीके से खत्म किया जा सके। हैरान होकर प्रोटैगोनिस्ट पूछता है स्पेशल कैटेगरी से क्या मतलब। आदमी कहता है इन मॉन्स्टर्स को एरर्स कहा जाता है। ये सुनकर हमारा लड़का चौंक जाता है। बड़े क्रेटर को देखते हुए डोमिनेटर कहता है कि एरर्स की जानकारी सिर्फ हाई लेवल एडवेंचरर्स के साथ साझा की जाती है जिन्हें डिपार्टमेंट चुनता है, इसलिए उनके लिए वापस जाना बेहतर होगा। और सिचुएशन रिपोर्ट करने के बाद क्योंकि वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, प्रोटैगनिस्ट सहमत हो जाता है। दोनों वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अचानक कोई चिल्लाता है। ये पहले वाली लड़कियों में से एक है जो कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले लड़का मर गया था। जल्दी सोचते हुए हमारा लड़का याद करता है कि उसने उन्हें अपनी एबिलिटी दिखा दी थी। घबराकर वह एक बहाना बनाता है और कहता है कि वह सिर्फ एक इल्यूजन था, वह सच में नहीं मरा। फिर सोचता है कि झूठ बोलना बेहतर है बजाय सबको ट्रॉमेटाइज करने के। एक लड़की आगे आकर कहती है कि चाहे वह जैसे भी देखे, जमीन पर पड़ा स्ट्रॉबेरी जूस असली लग रहा है। ठंडे पसीने में भीगते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसका इल्यूजन ऐसा ही होता है। किसी तरह ट्रियो को यकीन दिला देता है। फिर लड़कियां जोर से उसे धन्यवाद देती हैं कि उसने उन्हें बचाया। ये सीन उसे चौंका देता है और वह कहता है कि उसे खुशी है कि वे सब ठीक हैं, जिससे लड़कियां उससे और प्रभावित हो जाती हैं। शॉर्ट हेयर्ड लड़की पहल करती है और पूछती है क्या वह उसे अपना फोन नंबर दे सकता है। दूर कहीं यूरी कहती है कि उसे कुछ खतरनाक महसूस हो रहा है, जबकि माना चिल्लाती है कि उन्हें आगे बढ़ना होगा। उस मोमेंट को तोड़ते हुए कूरा कहता है कि सब लोग पहले ही निकल चुके हैं और वहां सिर्फ वही लोग बचे हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ठीक है और वह आ रहा है। लड़की की ओर देखकर वह कहता है कि अब जाने का समय है, क्योंकि वह फिर से स्टील स्नेक के हाथ नहीं पड़ना चाहेगी। आदमी के पास जाकर वह डिले के लिए माफी मांगता है। दूसरा आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, फिर कहता है कि उसने बहुत अच्छा किया और वह रिवॉर्ड का हकदार है। हमारा लड़का कहता है कि उसने यह रिवॉर्ड के लिए नहीं किया, जिससे आदमी इंट्रीग्ड होकर मुस्कुराता है। वह कहता है कि अब बेस पर लौटने का समय है टेलीपोर्ट पोर्टल के जरिए, जो एक व्यक्ति को उसी मैजिक टावर के अंदर किसी दूसरे पॉइंट से जोड़ता है। हमें पता चलता है कि हर 5 फ्लोर्स पर एक पोर्टल होता है और वे आमतौर पर सेफ एरियाज में होते हैं, इसलिए जैसे ही कोई उस फ्लोर तक पहुंचता है जहां पोर्टल होता है, वह यूज के लिए एक्टिवेट हो जाता है। तकमीची कहता है कि वे लकी हैं कि वे ऐसे फ्लोर पर हैं जहां पोर्टल है, क्योंकि बाकी एडवेंचरर्स अगर स्नेक द्वारा अटैक किए जाते हैं तो वे भाग नहीं पाएंगे। कगूरा सहमत होता है और कहता है कि यही कारण है कि उन्हें मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वापस जाकर फुयून और बाकी लोगों के साथ मिलकर उस एनोमली को खत्म करना होगा।